हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवल फिरंगी का 6वां भाग। कैलाश हॉस्पिटल। सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल को ड्राइव करते इंस्पेक्टर गौतम ने सामने से आ रही एम्बुलेंस के माथे पर लेके इस नाम को पढ़ा और चौंक पड़ा। क्या हुआ सर? पीछे बैठे सब इंस्पेक्टर राणा ने पूछा। उसने भन्ना कर कहा, साले आज फंसे मेरे चंगुल में। पर बात क्या है सर? डिलीवरी के वक्त इसी हॉस्पिटल में मेरी बीवी ने दम तोड़ा था। दांतों पर दांत जमाए इंस्पेक्टर गौतम क्या उठा। बल्कि वह वहाँ के डॉक्टर की लापरवाही से मरी थी। पर आपने तो एक दिन मुझे बताया था सर कि आप खुद ही उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। बड़ी शक्की में जांच थी वह। तभी तो मैंने ज़्यादा हंगामा नहीं किया था। लल्लू बन गया था। ऐसा दर्शाया था जैसे मैं कुछ समझा ही ना हूँ। गौतम ने जब ऐसा कहा तब एम्बुलेंस उसकी बगल से गुजर कर पीछे की तरफ चली गई थी। मैंने अस्पताल के मालिक से खूब कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मगर साला माना ही नहीं। पूरा पेमेंट लिए बगैर डेड बॉडी नहीं उठाने दी। आज मैं इन्हें सबक सिखा कर ही दम लूँगा। कहने के साथ उसने यू टर्न देकर मोटरसाइकिल घुमा ली थी। छोड़ो भी सर, बात पुरानी हो गई है। बात कितनी भी पुरानी हो गई हो राणा, इंस्पेक्टर गौतम भूला नहीं करता। आज मैं अपनी दी हुई रकम इनसे ब्याज सहित वापस लूँगा। कामना को मरे 1.5 साल हो गया है। मैंने पूरे 7,000 दिए थे। जल्दी से हिसाब लगा कर बता, 10% से ब्याज लगा कर कितने बने? और तब से जो औरत के लिए तड़प रहा हूँ उसकी कीमत भी लगा। वह जैसी भी थी, लेकिन रात को तो मज़ा दे ही देती थी। राणा की समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे। अब एम्बुलेंस मोटरसाइकिल के आगे आगे दौड़ी चली जा रही थी। गौतम एक्सीलेटर के मुट्ठे को घुमाता हुआ बोला, चिंता मत कर, तेरा हिस्सा भी लेना नहीं भूलूंगा। उसमें कोई सीरियस मरीज हो सकता है सर, पंगा मत डाल, चुपचाप बैठा रह। कहने के साथ उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी थी। सड़क सुनसान थी, इसलिए गौतम को एम्बुलेंस को ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुश्किल से 5 मिनट बाद वह मोटरसाइकिल को उसके आगे आगे दौड़ा रहा था। वह उसी पोजीशन में बोला, हाथ दे राणा, उसे रुकने के लिए हाथ दे। अगला दृश्य। ड्राइविंग और पिछले केबिन की दीवार पर बने मोखले से फारूक की आवाज़ आर पार हुई। वे रुकने का इशारा कर रहे हैं। पर क्यों? फतेह खान ने पूछा। मुझे नहीं पता, रुखसाना बोली। तूने ज़रूर ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ा होगा। यहाँ हाईवे पर ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फारूक लगातार एम्बुलेंस को ड्राइव करता बोला। स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखा होगा। पूरे हाईवे पर स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड नहीं लगा है। और वैसे भी मैंने सुई 60 से ऊपर नहीं जाने दी। तो फिर वे हमें क्यों रोकना चाहते हैं? कहा ना मुझे नहीं पता, बता ही चुका हूँ। वे दोनों मोबाइल फैंटम वाली मोटरसाइकिल पर सवार हैं। सामने से आए थे, बगल से पीछे निकल गए, फिर पलट कर आए हैं। बात समझ में नहीं आ रही, फतेह खान बड़बड़ाया। जल्दी से बताओ, लहजे में उतावलापन था। गाड़ी रोकूं या नहीं? अब वे दोनों हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहे। रोकनी तो पड़ेगी, स्ट्रेचर पर बैठे एजाज ने कहा। नहीं रोकेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, फिर वे पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम चुप रहो, फतेह खान ने उसे डांटा। एजाज ठीक कह रहा है फतेह, रुखसाना बोली। ना रुकने से वे हमारा पीछा नहीं छोड़ देंगे, बल्कि शहर में जाकर वहाँ रोक लेंगे जहाँ भीड़ होगी। वहाँ हम इस रफ्तार से नहीं चल सकेंगे। बैठे क्यों, जल्दी से लेट जाओ। फतेह खान ने एजाज से कहा। तुम्हें ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। ऐसा नाटक करना जैसे देर हो गई तो तुम मर जाओगे, तभी वे जल्दी से हमारा पीछा छोड़ेंगे। रुखसाना बोली। फारूक, गाड़ी साइड लगा कर रोक दो। फारूक ने हुक्म का पालन करना शुरू कर दिया। एजाज स्टेचर पर लेट गया था। फतेह खान ने जल्दी से उसके मुंह और नाक के अगले हिस्से पर ऑक्सीजन कैप चढ़ाई और सिलेंडर ऑन कर दिया। एम्बुलेंस रुक गई। ड्राइविंग डोर खुलने की आवाज़ आई, साथ ही एक कड़क और बदतमीजी भरा लहजा। कहाँ से आ रहा है? खड़गपुर से साहब, फारूक की आवाज़। कहाँ जाना है? एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल का नाम पता लिखा है हुजूर। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। कौन है अंदर? एम्बुलेंस में कौन हो सकता है साहब? मरीज़ है। क्या हुआ है उसे? काहे का मरीज़ है? एक्सीडेंटल केस है साहब, ऑक्सीजन लगी हुई है। केबिन खुलवा। पर साहब, जल्दी कर। इस आवाज़ के साथ ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी डंडे से ड्राइविंग डोर को ज़ोर से ठकठकाया गया। फारूक ने कहने की कोशिश की, मरीज़ सीरियस है साहब, देर हो गई तो वो मर भी सकता है। तभी तो कह रहा हूँ जल्दी से खुलवा। अगर वह मर गया तो उसके रिश्तेदार तेरे अस्पताल में आग लगा देंगे। फारूक ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि पिछला केबिन खुलने की नौबत ना आए, परंतु गौतम भला कब मानने वाला था। इधर जब रुखसाना, फतेह खान और एजाज की समझ में ये बात आई कि वह केबिन खुलवाए बगैर टलने वाला नहीं है, तो उनके दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगे थे। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें संदूक को लेकर थी। समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी बाबत पूछने पर क्या कहेंगे। आतंकित लहजे में फतेह खान ने पूछा, क्या करे रुखसाना? दरवाज़ा खोलो। रुखसाना के मुंह से जब ये शब्द निकले तो एजाज को बिल्कुल नहीं लगा कि वह खुरदरी आवाज़ चांद से चेहरे वाली लड़की के मुंह से निकली है। फतेह खान उसका हुक्म होते ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी समय एक और घटना घटी। ऐसी घटना जिसने एजाज के समूचे जिस्म में सनसनी भर दी।
वह घटना थी रुखसाना के द्वारा अपने लिबास के ऊपरी 3 बटन खोल देना। उनका खुलना था कि पुष्ट वक्षस्थल का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ नजर आने लगा। ब्रा के ऊपरी कोने भी। उससे झांकती गोलाइयों का रंग दूध सा गोरा था। एजाज अभी ठीक से समझ नहीं पाया था कि रुखसाना क्या करना चाहती है कि फतेह खान ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। यही क्षण था जब गोलाइयाँ एजाज की आंखों से दूर हो गई, क्योंकि दरवाज़ा खुलने के साथ ही वह उस तरफ घूम गई थी। अब उसकी तरफ रुखसाना की पीठ थी। वह समझ सकता था कि जो नज़ारा कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसे इस वक्त फतेह खान और वह इंस्पेक्टर देख रहा होगा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। जाने क्यों एजाज को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने महसूस किया कि गेट के बाहर खड़ा इंस्पेक्टर टकटकी लगाकर रुखसाना की गिरेबान को ही देख रहा है। क्या बात है इंस्पेक्टर? फतेह खान ने पूछा। मुझे सूचना मिली है कि इस एम्बुलेंस में हथियार ले जा रहे हैं। कहने के साथ वह एक ही झटके में केबिन के अंदर आ गया था। हथियार? फतेह खान के चेहरे पर पलक झपकते ही ढेर सारा पसीना उभर आया था। और एम्बुलेंस में? हाँ, एम्बुलेंस में। गौतम की नज़र रुखसाना के खुले गिरेबान पर अटकी पड़ी थी। आतंकवादियों के हिसाब से इस काम के लिए एम्बुलेंस से ज़्यादा सुरक्षित कोई वाहन नहीं हो सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? गौतम ने इस बात की ज़रा भी परवाह किए बगैर पूछा कि वह क्या कहना चाहता था। तुम क्या सचमुच के डॉक्टर हो? कमाल कर रहे हो इंस्पेक्टर। थोड़ा बौखला गया होने के बावजूद फतेह खान नियंत्रित लहजे में बोला। एमडी डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर गुलशन सिद्दीकी। पर यह तो असली नर्स नहीं लगती। कहते वक्त उसकी नज़रों में ऐसा पैनापन नज़र आने लगा था जैसे गोलाइयों के उस हिस्से को भी देख रहा था जो नज़र नहीं आ रहा था। अपना असली मकसद बोलो इंस्पेक्टर। रुखसाना के लहजे में बला का आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर को हड़काने का पुट भी था। हमारा मरीज़ सीरियस है, बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ था इसका, ऑक्सीजन पर जिंदा है। तुम्हारी वजह से अगर देर हो गई और इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार तुम होगे। चाहे जो। गौतम ने स्ट्रेचर में लेटे एजाज की तरफ देखते हुए कहा, जो ठीक उसी वक्त लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, यूं जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मगर मैं इस एम्बुलेंस को तलाशी लिए बगैर आगे नहीं जाने दे सकता। पर क्यों? फतेह खान चिल्लाया। गौतम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। देखा तो बस देखा ही, ऐसी नज़रों से जैसे कच्चा चबा जाने का इरादा रखता। मुंह से कुछ नहीं बोला, मगर उसकी कठोर भंगिमा बहुत कुछ बोल रही थी। और फिर उसने यूं कहा जैसे एक एक शब्द को चबा रहा हो। पुलिस के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना कहाँ से सीखा डॉक्टर? इंस्पेक्टर। रुखसाना तनाव को कम करने की गर्ज से थोड़े विनम्र स्वर में बोली। डॉक्टर का मतलब है कि आप एम्बुलेंस की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं, जबकि हमारे साथ एक ऐसा सीरियस मरीज है जो देर होने के कारण मर सकता है। बताया तो था मैंने, तुम्हें याद नहीं रहा? गौतम ढिठाई के साथ बोला। मुझे इस एम्बुलेंस में हथियार होने की सूचना मिली है। सूचना गलत है इंस्पेक्टर, तुम देख ही रहे हो कि मरीज। इसका पता तो तलाशी के बाद ही लगेगा। वह उसकी बात काट कर कहता चला गया। ये संदूक कैसा है? संदूक में मरीज के कपड़े हैं, बौखलाए फतेह ने कहा। मरीज के कपड़े रखने के लिए तुम लोग एम्बुलेंस में संदूक रखकर कब से चलने लगे? और फिर इसका एक्सीडेंट हुआ था तो कपड़े चेंज करने की किसे सूझी? वैसी हालत में तो। एक बार फिर फतेह खान बीच में बोला। तुम बाल की खाल निकाल कर ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर। मरीज को कुछ हो गया तो हम इसके रिश्तेदारों को साफ साफ बता देंगे कि तुम्हारी वजह से मरा है। भला हमारी एम्बुलेंस में हथियारों को क्या मतलब है? गौतम को रुखसाना क्योंकि प्लेट में सजी बर्फ़ी नज़र आने लगी थी, इसलिए गुर्रा कर फतेह खान से बोला। ऐसी बात है तो तुम भी सुन लो डॉक्टर गुलशन, कि मैं तुम्हें इस केबिन से बाहर निकाले बगैर एम्बुलेंस की तलाशी नहीं लूँगा। मरीज साला मरता है तो मर जाए। क्या मतलब? आउट। उसने अपने हाथ में मौजूद रूल से फतेह खान को बाहर निकलने का इशारा किया। अंदाज ऐसा था कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो उसी रूल से उसकी धनाई भी शुरू कर सकता है। आई से आउट। मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है। लेकिन इसमें मेरे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तेरे हर सवाल का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। एकाएक गौतम ने पुलिसिया अंदाज में गुर्राना शुरू कर दिया। 1 सेकंड के अंदर केबिन से बाहर निकल जा वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। फतेह खान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नज़र रुखसाना पर पड़ी। वह उसे बाहर जाने का इशारा कर रही थी। फतेह खान कुछ समझ नहीं सका, इसलिए जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया, जबकि गौतम रूल तान कर गुर्रा है। जाता है या नहीं? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर। कहने के साथ फतेह खान पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। रूल ताने गौतम उसकी तरफ बढ़ रहा था और तब तक उसी पोजीशन में बढ़ता रहा जब तक फतेह खान एम्बुलेंस से सड़क पर नहीं कूद गया। थोड़ी दूरी स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा राणा उस सारे दृश्य को देख रहा था। एम्बुलेंस के गेट पर खड़े गौतम ने ऊंची आवाज़ में उससे कहा, मैं एम्बुलेंस की तलाशी ले रहा हूँ राणा। ये सरकारी काम में बाधा पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, इसका ख्याल रखना। भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। राणा मोटरसाइकिल से उतरकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। यही क्षण था जब गौतम ने दरवाज़ा वापस बंद कर लिया। उसके ऐसा करते ही केबिन के अंदर की ऑटोमेटिक लाइट स्वतः ऑन हो गई। वह घूमा और घूम कर रुखसाना को देखने लगा, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा सटीक होगा कि वह सिर्फ और सिर्फ रुखसाना की गोलाइयों को देख रहा था। खुद रुखसाना ने भी ये बात महसूस की और लंबी लंबी सांसें ले रहे एजाज ने भी।
बहुत दिन से किसी औरत के लिए तरस रहे गौतम के जिस्म में तनाव सा आना शुरू हो गया था, और रुखसाना ने तो अपने बटन खोले ही आगंतुक का ध्यान संदूक से हटाने के लिए थे। उसकी ज़िंदगी का अनुभव था कि अगर किसी मर्द के सामने ऐसा नज़ारा पेश किया जाए तो फिर उसे अपने आसपास की कोई और वस्तु नज़र नहीं आती। वही हो रहा था। रुखसाना ने जानबूझकर अपनी आंखों में सहमी हुई हिरनी के भाव से पैदा कर लिए। उसे यह भी मालूम था कि ऐसे मौक़ों पर मर्द को औरत की आंखों में ऐसे ही भाव पसंद आते हैं। वह पीछे हटी। गौतम टकटकी लगाए उसी अनुपात में उसकी तरफ बढ़ा। जल्दी से तलाशी ले लीजिए इंस्पेक्टर, पीछे हटती रुखसाना ने कहा। आप मरीज़ की हालत देख ही रहे हैं। वैसे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने आपको गलत। अगर तुम चाहो तो मैं नहीं देखूंगा कि संदूक में क्या है, उसने निरंतर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। देखने की तो बात ही दूर, तुमसे पूछूंगा तक नहीं। सब कुछ अच्छी तरह समझ रही होने के बावजूद रुखसाना ने घबराए से सर में पूछा, क्या मतलब? मतलब क्या अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया? नहीं, मैंने तुम जैसी सुंदर नर्स कभी नहीं देखी, उसने कहा। नर्स की तो बात ही छोड़ो, तुमसे सुंदर कोई लड़की ही नहीं देखी मैंने। रुखसाना हौले से मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई, सकुचाई, जैसे ये सब अपनी तारीफ सुनकर हुआ। और गौतम पर वही प्रतिक्रिया हुई, ठीक वही जो रुखसाना करना चाहती थी। रोमांच से अंदर तक नहाता चला गया वह, और उसे ये स्नान कराने के बाद वह बोली, पर सर ये जगह माकूल नहीं है। क्यों, क्या हुआ इस जगह में? गौतम मस्ती में सराबोर था। आप देख ही रहे, कहने के साथ उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्ट्रेचर पर पड़े एजाज की तरफ इशारा किया, मगर साथ ही होंठों पर ऐसी दिलकश मुस्कान भी रेंगाई जिससे गौतम जख्मी हुए बगैर नहीं रह सकता था। वही हुआ। गौतम को लगा कि वह तैयार तो है पर नखरे दिखा रही है। इतना काफ़ी था। लंबे समय से औरत के लिए तरस रहे गौतम के लिए उस पर झपट पड़ने हेतु इतना ही काफ़ी था, और वही उसने किया। एक ही जंप में झपट कर उसने रुखसाना को दबोच लिया था। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं सर? वह देख रहा है। कहने के साथ उसके बंधनों से निकलने की जो कोशिश रुखसाना ने की वह सरासर नकली थी। कामांध गौतम का रूल एम्बुलेंस के फर्श पर जा गिरा, क्योंकि उसका वह हाथ रुखसाना के लिबास में सरक चुका था। मेरी बात तो सुनिए सर, वह उसकी हरकतों का बनावटी विरोध करती बोली। देर होने पर उसे कुछ भी हो सकता है, समझने की कोशिश कर। वह अपनी हरकतें जारी रखता बोला, अगर तू यूं ही नखरे दिखाती रही तो संदूक में अगर कुछ भी है तब भी मैं उससे हथियार बरामद दिखा दूंगा, और अगर तूने सहयोग दिया तो 10 मिनट लगेंगे, बस 10 मिनट। मैं संदूक की तरफ देखूंगा तक नहीं, उसे भी 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। ऑक्सीजन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। पर आप, एक बार फिर रुखसाना ने कुछ कहना चाहा परंतु कह नहीं सकी, क्योंकि ठीक तभी गौतम ने उसके होंठ अपने होठों से भींच लिए थे। रुखसाना ने एक तरफ झटपटाने की कोशिश की, दूसरी तरफ उसके होठों को चुसकना शुरू करके उसे मज़ा देना भी चालू कर दिया था। और एजाज पर वैसा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह ये नहीं देख सकता था कि रुखसाना खुद ही उसके होठों को चुसकना शुरू कर चुकी है। उसे तो बस ये नज़र आया कि रुखसाना उसका भरपूर विरोध कर रही है, मगर वह नहीं मान रहा। रेप करने की कोशिश कर रहा है उससे। ऐसा महसूस करते ही उसने स्टेचर पर लेटे लेटे अपने बूट की भरपूर ठोकर गौतम की पीठ पर मारी। हमला क्योंकि एकदम अप्रत्याशित था, इसलिए गौतम खुद को संभाल नहीं सका। रुखसाना उसकी बाहों में थी ही सो उसे लिए ही वे केबिन की एक दीवार से टकराकर फर्श पर जा गिरा। एजाज ने अपने मुंह से ऑक्सीजन कैप हटाई और चलकर खड़ा हो गया। वह न सिर्फ खड़ा हो गया था बल्कि अपने लिबास में छुपा रिवॉल्वर भी निकाल चुका था। उधर गौतम भी रुखसाना को छोड़कर खड़ा हो चुका था। कुछ देर पूर्वतः मरणासन अवस्था में नजर आ रहे शख्स को अपनी तरफ रिवॉल्वर ताने खड़ा देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य का सागर ठहाटे लगा रहा था। ये क्या बेवकूफ़ी है एजाज? यही समय था जब जबरदस्त फुर्ती के साथ खड़ी हुई थी रुखसाना चले। गोली मत चलाना। हैरत के सागर में डूबे गौतम ने उसकी तरफ देखा। वह मामले को समझने की कोशिश अभी कर ही रहा था कि रिवॉल्वर ताने एजाज सुलगते लहजे में कुर्राया, इस हरामजादे ने तुमसे रेप करने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शट। खूबसूरत रुखसाना उस वक्त खतरनाक नागिन जैसी लगी थी। तुम ये बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करोगे। इस वक्त हम हाईवे पर खड़े हैं और गोली चलने की आवाज़। उसकी बात अधूरी रह गई। उससे पहले ही गौतम ने झपट कर उसे दबोचा और अपने तथा अपनी तरफ तन्ने रिवॉल्वर के बीच चढ़ाता बोला, चला हरामजादे, अब चला गोली। तेरी ये माशूका हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएगी। इधर रुखसाना उधर एजाज हक बका कर रह गया। नकली मरीज, नकली नर्स, मामला कुछ और ही है। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। गौतम गुर्रा उठा। तुम तो सालों वाकई आत्मघाती लगते हो। ज़रूर संदूक में कोई बम वम है। उसे छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना मैं तेरा भेजा। इससे आगे एजाज कुछ भी ना कह सका, क्योंकि ठीक उसी समय उसने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखा था। ऐसा चमत्कार जिसकी वह ख्वाबों तक में कल्पना नहीं कर सकता था। रुखसाना ने अपने पाँव में मौजूद नुकीली हील वाली सैंडल की चोट गौतम की टांगों के बीच में की थी। हलक से चीख निकालते हुए रुखसाना को छोड़कर दोहरा हो गया।
दोनों हाथ वहाँ थे जहाँ रुखसाना ने सैंडल की चोट मारी थी। बिजली सी कौंधी थी, बस बिजली सी कौंधी। रुखसाना के दाएं हाथ का घूसा गौतम के चेहरे पर पड़ा। चीख के साथ वह पीछे की तरफ उलट कर फर्श पर जा गिरा। रुखसाना ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उस वक्त वह फर्श से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि वह उस पर यूं झपटी कि क्या शेरनी हिरन पर झपटती होगी। उसके सीने पर जा बैठी थी वह, और उसके दोनों हाथ अपने शिकार की गर्दन पर थे। शिकार फड़फड़ा रहा था, तड़प रहा था, उसके बंधनों से निकलने के लिए झटपटा रहा था, मगर हर कोशिश नाकाम। रुखसाना के हाथों का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ता ही चला गया। दांतों पर दांत जमाए वह पूरी ताकत से गर्दन दबा रही थी। हाथों में रिवॉल्वर लिए एजाज किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में उस दृश्य को देखता रह गया। अपने करने के लिए उसे कुछ सूझा ही नहीं। उसने कल्पना तक नहीं की थी कि छोई मीसी नजर आने वाली रुखसाना में इतनी ताकत होगी, इतनी ज़्यादा कि दम घुटते वक्त अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद गौतम खुद को उसकी गिरफ्त से निकाल नहीं सका था। अंततः उसने 2-3 हिचकियाँ लीं और ढीला पड़ गया। उसकी जीभ और आंखें बाहर निकल आई थीं। पल भर पहले तक जो चेहरा टमाटर की तरह लाल नजर आ रहा था, वैसा हल्दी से शर्त लगा रहा था। उसे इस अवस्था में पहुंचाने के बाद भी रुखसाना ने 2-3 बार हिला हिला कर देखा, जैसे उसकी मौत की पुष्टि कर लेना चाहती हो। ये क्या किया रुखसाना तूने? दोनों केबिन्स के बीच उत्पन्न हो चुके मोकले से फारूक की आवाज़ आई। ये क्या किया? करना पड़ा, फनफना कर कहती हुई वो उछल खड़ी हुई। उसकी आंखें उसे आग बरसा रही थीं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर अब क्या होगा? फारूक चिंतित था। बाहर इसका साथी इंतज़ार कर रहा है। मार डालो, रुखसाना गुर्राई। उसे भी मार डालो। मगर अगर मगर कुछ नहीं। रुखसाना के लहजे में मौजूद हिंसा एजाज के समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ा गई। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस वक्त इस केबिन का दरवाज़ा खोलना मुनासिब नहीं होगा। तुम जाओ, फतेह को उसे ख़त्म करने का इशारा करो, दोनों मिलकर उसे मार डालो। ओके, कहने के साथ उसका चेहरा मोकले से हटा। हाईवे है, ध्यान रखना, रुखसाना ने जल्दी से कहा, तो मैं अपना काम करते कोई देख ना सके। फारूक ड्राइविंग डोर से बाहर कूद चुका था। तुम गधे हो, एक नंबर के डफर। मौका लगते ही रुखसाना एजाज पर बरस पड़ी। तुमसे मजनूपना दिखाने के लिए किसने कहा था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान से वकार साहब ने इतना बड़ा बेवकूफ़ भेजा होगा। पर मेरी गलती क्या है? वह अकलाया। क्या ज़रूरत थी एक्शन में आने की, रिवॉल्वर निकालने की? वह तुम्हारे साथ रेप कर रहा था तो करने देते, क्या फ़र्क पड़ जाता? एजाज के अलग से चीख से निकल गई। रुखसाना, क्या तुम ज़रूरत पड़ने पर कौम की बेहतरी के लिए मौत को गले नहीं लगा लोगे? मानव बम नहीं बन जाओगे? मैं उस सब के लिए तैयार होकर ही इधर आया। रुखसाना ने गुर्राकर पूछा। वो चीज़ जो ये चाहता था, क्या हमारी जानों से ज़्यादा अहमियत रखती है? रुखसाना, कोई अहमियत नहीं रखती बेवकूफ़, कोई अहमियत नहीं रखती। दांत पीछे वह कहती चली गई। वह रेप नहीं कर रहा था, मैं खुद उसे ये सब करने के लिए उकसा रही थी। एजाज अवाक। वह सब करता और खुश होकर चला जाता? तुमने सुना ही था, उसके बाद उसे संदूक की तरफ देखना तक नहीं था। एजाज सोच तक नहीं सकता था कि वह ऐसी लड़की होगी। बोलो, वो ठीक रहता है या अब ठीक हुआ है? रुखसाना कहती चली गई। अपनी बेवकूफ़ी से तुमने ये बखेड़ा खड़ा करा दिया। ये मरा है तो अब इसके साथी को भी मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सका तो हमारा मिशन यहीं इसी हाईवे पर दम तोड़ देगा। एजाज के हलक से तो जैसे ज़ुबानी गायब हो गई थी। अगला दृश्य। अंधेरे में ज़मीन से चिपका विकास यूं हाथ लगाए हुए था जैसे छिपकली मच्छर के अपनी रेंज में आने का इंतज़ार कर रही होती है। हालांकि उसका शिकार मच्छर नहीं था। मच्छर छिपकली के नाकाम हो जाने के बाद भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जबकि विकास अगर नाकाम हो जाता तो उसका शिकार और उसके साथी खुद उसी को मच्छर बना डालते। मगर उसे विकास ही कौन कहे जो नाकाम हो जाए। मुकम्मल सैनिक साजो सामान से लैस वह सैनिक, जिसके हाथों में संगीन युक्त गन थी, जैसे ही विकास को अपनी रेंज में लगा, वैसे ही वह मच्छर पर चपटने वाली छिपकली की तरह झपटा, और अगले पल उसका एक हाथ सैनिक के मुंह पर था तथा दूसरे हाथ का कराट कुछ ऐसे नपे तुले अंदाज में उसकी कनपटी पर पड़ा था कि सैनिक को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला, और वह बेहोश अवस्था में विकास की बाहों में झूलता नजर आया। हाँ, उसके मुंह से चीख ने ज़रूर निकलना चाहा था, जिसे कुकर का ढक्कन बने विकास के हाथ ने जहाँ की तहाँ घोट दिया था। ज़रा भी तो आहट नहीं हुई थी, चींटी की रेंगने के बराबर भी नहीं, जबकि सैनिक को दबोचे विकास वापस वहाँ आ गया था जहाँ से उस पर जंप लगाई थी। गुड शॉट। अंधेरे में अल्फांसी की आवाज़ उगरी। पर विजय की चेला किसका है? वाकई केशव पंडित के मुंह से निकला। ज़रा भी तो आवाज़ नहीं हुई। इसके बाकी साथी ज्यों का त्यों पहरा दे रहे। उन्हें ज़रा भी तो इल्म नहीं है कि उनके एक साथी को इस कदर दबोच लिया गया। यह काम मेरे बस का नहीं था। तभी तो तुमसे चुपचाप पड़े रहने के लिए कहा था पंडे मियाँ। प्लीज़ सब चुप हो जाए। आवाज़ अनवार की थी। सर्च लाइट इधर ही आ रही है। सर्च लाइट क्या सुन भी सकती है अनवार प्यारे? विजय ने कहा, लेकिन जवाब में कोई और कुछ नहीं बोला।
एक दोमंजिली इमारत के शीर्ष पर लगी सफ़ेद रंग की तेज़ रोशनी वाली सर्च लाइट का प्रकाश दायरा ठीक वहाँ से गुजरा जहाँ विकास ने सैनिक को दबोचा था, मगर इस वक्त वे उस दायरे से बाहर थे। प्रकाश दायरा दाई तरफ चला गया था। काफ़ी देर से वहाँ पड़े वे अच्छी तरह जानते थे कि अब प्रकाश दायरा उस स्थान पर 5 मिनट बाद लौटेगा। विजय ने कहा, अपना काम शुरू करो लूमड़ प्यारे। परंतु अल्फांसे अपना काम उसके कहने से पहले ही शुरू कर चुका था। ठीक छिपकली की मानंद रेखता हुआ वह कटीले तारों के उस बाड़ के नज़दीक पहुंच चुका था जो दोमंजिली इमारत के चारों तरफ खिंची हुई थी और करीब 20 फुट ऊपर तक चली गई थी। इमारत उस बाड़ से करीब 1000 मीटर दूर थी। अल्फांसे के दोनों हाथों में रबर के दस्ताने थे, दाएं हाथ में खुरपे जैसी चीज़। तारों की बाड़ के नज़दीक पहुंचकर उसने तेज़ी से खुरपे जैसी चीज़ से सबसे निचले तार के नीचे की ज़मीन को खोदना शुरू किया। इस बात का उसने पूरा ख्याल रखा कि खुरपे जैसी चीज़ तार से टच ना हो पाए। वह जानता था कि तारों में करंट है, जिसके कारण खुरपे के उससे टकराती तेज़ चिंगारियाँ निकल सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ उनका मिशन यहीं का यहीं दम तोड़ देगा, बल्कि उनके लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ ज़रूर एक आध बार तार से टच हुआ था, मगर दस्तानों की वजह से इस बात की परवाह किए बगैर वह तेज़ी से गड्ढा खोदता चला गया। बीच बीच में वह प्रकाश दायरे को भी देखता जा रहा था। जब तक वह विपरीत दिशा में बढ़ता रहा तब तक अल्फांसे गड्ढा खोदता रहा, और जैसे ही उसने वापस इधर आना शुरू किया, अल्फांसे ने खुदी हुई मिट्टी वापस गड्ढे में डालनी शुरू कर दी। प्रकाश दायरे के खुद तक आने से पहले वह न सिर्फ गड्ढे को पुनः मिट्टी से भर चुका था, बल्कि वापस रेंगता हुआ अपने साथियों के पास आ गया था। उधर प्रकाश दायरा उनके सामने से गुजर रहा था। इधर विजय ने कहा, शाबाश लूमड़, ऐसे ही काम किए जाओ। कुछ भी कहे बगैर अल्फांसे प्रकाश दायरे के गुजरते ही पुनः रेंगकर उसी स्थान पर पहुंचा। जल्दी से फोकी मिट्टी गड्ढे से हटाई और तेजी से उसके नीचे की मिट्टी खोदने लगा। प्रकाश दायरे के वहां पहुंचने से पहले वह गड्ढे में पुनः फोकी मिट्टी डालने के बाद अपने साथियों के नज़दीक रेंग आया था। यह क्रम लगातार जारी रहा। गड्ढा गहरा होता चला गया और फिर थोड़ा बड़ा भी। खुदी हुई मिट्टी अर्थात फोकी मिट्टी को वह बार बार इसलिए वापस गड्ढे में डाल देता था ताकि टावर पर सर्च लाइट के पीछे मौजूद सैनिकों को खुदता गड्ढा नजर न आ सके। ऐसा होने का मतलब था उनकी मेहनत पर पानी फिर जाना। गड्ढा जितना गहरा और बड़ा होता जा रहा था, अल्फांसे का काम उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उस अवस्था में उसे खोदने का टाइम कम मिलता था। 5 मिनट में से ज़्यादातर सेकंड फोकी मिट्टी को हटाने और वापस भरने में ही निकल जाते थे। एक बार तो ऐसा भी हो कि वापस आते वक्त वह प्रकाश के दायरे में आने से बस पाल बराबर ही बचा था, मगर अंततः कामयाब हो गया। जब यह महसूस किया कि गड्ढा इतना गहरा और बड़ा हो गया है कि अब उसमें से एक आदमी तारों से टच हुए बगैर सबसे निचले तार के नीचे से होता हुआ तारों की बाढ़ के पार जा सकता है, तो प्रकाश दायरे के गुजरते ही विजय तेजी से रेंग कर गड्ढे के समीप पहुंचा। बिजली की सी गति से चलती हुई उसके हाथों ने फोकी मिट्टी हटाई, गड्ढे में से गुजरकर बाढ़ की तारों के उस तरफ पहुंचा और उससे भी ज़्यादा तेजी के साथ मिट्टी वापस गड्ढे में डालनी शुरू की। इस काम को पूरा करने के बाद वह तेजी से विपरीत दिशा में रेंगा और इतनी दूर निकल गया कि प्रकाश दायरे में न फंस सके। और उस अकेले ने ही क्यों, इस कठिन काम को सभी ने किया। अंत में एक साथ दो तारों की बाढ़ के उस तरफ पहुंचे थे। वे विकास और केशव पंडित थे। पहले दोनों ने मिलकर अपने से पहले गुजरे अनवार द्वारा गड्ढे पर डाली फोकी मिट्टी हटाई, फिर एक एक करके तारों की बाढ़ के उस तरफ पहुंचे और दोनों वापस गड्ढे को भरने में जुट गए। प्रकाश दायरे के वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपना काम पूरा किया और रेंगते हुए बाकी साथियों के नज़दीक पहुंच गए। केशव उसमें बुरी तरह हाफ रहा था। प्रकाश दायरे को गड्ढे के ऊपर से गुजरता देखकर वह क्या उठा। हर बार एक निश्चित टाइम में गड्ढे से मिट्टी को हटाना, तारों के नीचे से निकलना और वापस गड्ढे को भरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बहुत ही कठिन काम था। आज पता लगा होगा पंडे मियाँ कि कुछ काम कोर्ट में उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा साबित करने से भी ज़्यादा कठिन होते। अनवार फुसफुसाया, ज़्यादा देर यहाँ पड़े रहना मुनासिब नहीं है। अब हमें डेनमार्क के बेडरूम की तरफ बढ़ना चाहिए। वह कहाँ है प्यारे? मैं आपको अपने अड्डे पर ही बता चुका हूँ। कागज़ पर नक्शा बनाकर बताया था अनवार प्यारे, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उस ढंग से सब कुछ समझ सकें। विजय कहता चला गया, हमें तो अब बताओ यहाँ से जहाँ इस वक्त हम हैं, डेनमार्क प्यारे का बेडरूम किधर पड़ेगा? अनवार ने बताया, हमारे ठीक सामने बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जो कमरा है वही डेनमार्क का बेडरूम है, मगर वह डायरेक्ट नहीं पहुँचा जा सकता। जी, क्योंकि उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं है। आप देख ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पड़े पड़े हमसे चोंच क्यों लड़ा रहे हो प्यारे? विजय ने इस तरह कहा जैसे सारी गलती उसी की हो। उस तरफ को बढ़ते क्यों नहीं जिस तरफ बढ़ने से वहाँ पहुँचा जा सकता है? आप भी कमाल के आदमी हैं मिस्टर विजय। कहने के साथ अनवार ने एक तरफ को रेंगना शुरू कर दिया था। बाकी सभी ने उसे फॉलो किया। चारों तरफ कड़ा पहरा होने के बावजूद वे पाँचों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे।
किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और वे यूं ही रेंगते हुए इमारत के पिछले हिस्से में पहुंच गए। अनवार रुका तो वे चारों भी रुक गए। वह धीमे से फुसफुसाया, आप लोग सामने मौजूद एक खिड़की को देख रहे होंगे जिस पर कांच लगा है। उसे भी देख रहे हैं प्यारे, और उसके नज़दीक खड़े मामा को भी। एक बार फिर विजय ने कहा, खिड़की के ज़रिए हम इमारत की लॉबी में पहुंच सकते हैं, मगर वह सैनिक किसी को खिड़की तक नहीं पहुंचने देगा। बात केशव ने कही, उसकी ड्यूटी शायद वहाँ इसलिए लगी है। क्यों दिल जले, पंडे मियाँ ने ठीक कहा क्या? आप सही है, सब यहीं रुकिए। कहने के तुरंत बाद विकास एक बार फिर उसी पोजीशन में आ गया जिसमें तारों की बाढ़ के उस पार तैनात सैनिक को दबोचने के वक्त था। विकास द्वारा दबोचे जाने से पहले वह सैनिक एक निश्चित दायरे में चहलकदमी कर रहा था, जबकि यह चौकस मुद्रा में बस एक जगह खड़ा था, ठीक खिड़की के सामने। केशव पंडित का यह अनुमान शायद ठीक ही था कि उसकी ड्यूटी वहाँ उस खिड़की की हिफाजत के लिए ही लगाई गई थी। विकास यूँ एक एक हाथ सरसराता हुआ ज़मीन पर आगे बढ़ा, जैसे छिपकली दीवार पर बैठे किसी मच्छर की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही सैनिक के इतने नज़दीक पहुंचा कि उसे लगा कि अब एक ही जब में उसे दबोच सकता है, तो ज़मीन पर पड़ी जाने ऐसी क्या चीज़ दाएं हाथ के नीचे आई कि हल्की सी आवाज़ हो गई, को। बस इतनी ही आवाज़ निकल सकी सैनिक के मुंह से। आगे के शब्द भी और आवाज़ भी मुंह में ही दबकर रह गए। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे इस्पात का बना कोई हाथ उसके मुंह पर आ चिपका हो। और अकेला हाथ ही क्यों, उसे तो यूँ लगा था कि इस्पात के बने पूरे किसी मानव ने ही उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। सनसनाता हुआ उसका दिमाग अभी महाजरी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कनपट्टी पर लोहे की हथौड़ी सी पड़ी। आंखों के सामने रंग बिरंगी चिंगारियाँ सी नाच उठी, और फिर अपने समूचे अस्तित्व को उसने किसी अंधेरे कुएं में डूबता सा महसूस किया, जैसे पाताल में गिरता चला जा रहा हो। विकास ने उसे ज़मीन पर नहीं गिरने दिया, क्योंकि ऐसा होने पर आवाज़ हो सकती थी, और वह आवाज़ आसपास तैनात उसके साथियों के कान खड़े कर सकती थी। अपनी बाहों में झूल रहे सैनिक के जिस्म को उसने कुछ इस तरह ज़मीन पर बिछाया जैसे वे कांच का बना हो और टूटने का खतरा हो। इस काम से निपटकर वह सीधा हुआ ही था कि नज़दीक पहुंच चुके अल्फांसी की आवाज़ कानों से टकराई। कुछ भी हो विकास, ये बात माननी पड़ेगी कि तुम इस काम में माहिर हो। सब आपकी ही कृपा है गुरु। हाँ दिल जले, हम तो सारी ज़िंदगी साली घास ही छीलते रहे, आपकी तो महिमा ही अपरंपार है। वे लोग इसी किस्म की बातें कर रहे थे जबकि अनवर खिड़की पर पहुंच चुका था। ना सिर्फ पहुंच चुका था, बल्कि इस वक्त वह कांच काटने वाले हीरे की मदद से उस पर लगा कांच काट रहा था। उसने बगैर कोई आवाज़ पैदा किए कांच का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर अलग कर दिया, जिसमें से हाथ डालकर खिड़की के पल्ले में अंदर की तरफ लगी चटकनी को खोल सकता था। वही किया। कुछ देर बाद वे सभी खिड़की के उस तरफ पहुंच गए। वाकई वह इमारत की डबल हाइट लॉबी थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा था, मगर उनकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। लॉबी से शुरू हुई सीढ़ियाँ चढ़कर वे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर, और अनवार ने उन्हें एक बंद दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि यही उस बेडरूम का दरवाज़ा है जहाँ उन्हें पहुँचना है। अल्फान से जेब से एक ऐसा अखबार निकालता हुआ बोला जिसकी उसने अनगिनत तहें की हुई थी, मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें सिगरेट की ज़बरदस्त तलब लगी होगी मिस्टर केशव। आप काफ़ी समझदार हैं। केशव पंडित मुस्कुराया। अल्फांसे ने अखबार की तह खोली। पी सकते हो। केशव पंडित ने तुरंत जेब से चार मीनार का पैकेट और लाइटर निकाला। लाइटर ऑन किए ही तक अल्फांसे ने खुले अखबार का एक कोना लौ से टच करते हुए कहा, पहले ये। अखबार जलने लगा। उधर केशव पंडित ने सिगरेट सुलगाई, इधर अल्फांसे ने जलता हुआ अखबार बंद दरवाजे और फर्श के बीच बनी हल्की सी झिर्री के माध्यम से कमरे के अंदर सरका दिया। अब अखबार का जलता हुआ हिस्सा कमरे के अंदर था, और जिस तरफ आग बढ़ रही थी वह कमरे के बाहर। अल्फांसे धीरे धीरे उस हिस्से को भी अंदर सरका रहा था। अंदर सोए शख्स को जगाने का यह बहुत ही माकूल तरीका था। वही वजह जिसलिए वह सब किया गया था। पहले कमरे के अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। जाहिर था कि ऐसा कमरे में भर गए धुएं के कारण हुआ था। फिर ऐसी आवाज़ जैसे कोई बुरी तरह हड़बड़ाया हो, मतलब अंदर वाले ने आग देख ली थी। भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ ने बताया कि वह आग से बचने के लिए दरवाजे की तरफ लपका है। सोए हुए शख्स की अगर अचानक आंखें खुले और वह आग देखे तो दिमाग ये कहाँ देख पाएगा कि आग केवल अखबार के एक टुकड़े में लगी हुई है। उसे तो सिर्फ आग नज़र आएगी, और उसकी समझ दिमाग को ये मैसेज देगी कि कमरे में आग लग गई है, उसे बाहर निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए। वही उसने किया, मगर दरवाज़ा खोलते ही जैसे गजब हो गया। वह तब तक दरवाजे को ठीक से खोल भी नहीं पाया था कि चेहरे से वज्र टकराया। हालांकि था वह विजय का गूंजा ही, लेकिन उसे वज्र जैसे ही लगा। ऐसा वज्र जिसने न सिर्फ उसके मुंह से चीख निकाल दी, बल्कि हवा में उछालकर वापस कमरे के फर्श पर लपटका। अभी वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि जिस्म पर किसी के बूट की ठोकर पड़ी। इधर वह कमरे के फर्श से उछलकर बेड पर जा पड़ा। उधर कानों ने दरवाज़ा वापस बंद होने की आवाज़ सुनी। कट की आवाज़ के साथ कमरे की लाइट ऑन हो गई।
अचानक ही रोशनी हो जाने के कारण उसकी आंखें मिचमिचा गईं। कानों में आवाज़ पड़ी, इस इमारत में अपना कमरा चुनते वक्त तुमने सबसे बड़ी गलती यही की डेनमार्क प्यारे कि इसमें कोई खिड़की ही नहीं है। अब ना तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर जा सकती है, ना ही बाहर से यहाँ हुई रोशनी को देखा जा सकता है। लिहाजा सुरक्षा के सारे इंतज़ाम व्यर्थ। अल्फांसी की आवाज़। आप उल्टी बात कर रहे हैं गुरु, विकास ने कहा। खिड़की रखी इसलिए नहीं गई थी ताकि कमरा सुरक्षित रहे, कोई उसका इस्तेमाल करके बाहर से यहाँ ना आ सके। बेड पर पड़े डेनमार्क की आंखें जब देखने लायक हुईं और उसने अपने बेडरूम का दृश्य देखा तो वही आंखें फटती चली गई। वे 5 थे। कम से कम उसे तो जिन्न जैसे लगे। उसके बेड को वो हर तरफ से घेरे हुए थे। एक तो आराम से खड़ा सिगरेट पी रहा था और फिर उसकी नज़र अनवार पर पड़ी तो वहीं टिटकी रह गई। आंखों के चारों तरफ का गोश्त सिकुड़ा। मुंह से निकला, तो तुम तो अनवार हो, मेरे सुरक्षा गार्डों में से एक, बल्कि अहम। रामायण द्वारा समझाते समझाते हम बूढ़े हो गए, विजय ने कहा। लेकिन पता नहीं तुम अमेरिकियों की समझ में ये बात कब आएगी कि बगैर विभीषण के लंका नहीं ढहा करती। तो तुम लोग तो इंडियंस लगते हो, उसने विजय को घूरा। विकास ने कहा, लंका में आग इंडियंस ही लगाते हैं, और ये खूबी भी इंडियंस में ही होती है कि वे जहाँ चाहे पहुँच जाते हैं। ये बात सिगरेट पीते केशव पंडित ने कही। बुरी तरह हल्कान डेनमार्क ने पूछा, तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और आने का ये तरीका क्या है? दूसरा सवाल सिरे से वाहियात है, विजय बोला। हाँ, पहले सवाल में थोड़ी जान है, ये कि हम यहाँ क्यों आए। हालांकि जवाब की कल्पना तुम्हें कर लेनी चाहिए थी। पाक अफगान सीमा पर इन मंसूबों के साथ अमेरिकी सैनिक अड्डे स्थापित करोगे कि एक दिन उनसे हिंदुस्तान पर हमला करना है, तो हम यहाँ आएंगे ही और तुम्हें दबोचेंगे ही। बात विकास ने पूरी की। तुमसे किसने कहा कि आपके सामने खड़े हैं? विजय ने अनवार की तरफ इशारा किया। हुजूर आला ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया और ये बताया कि अमेरिका ने आप ही को सैनिक अड्डे स्थापित करने की भारी जिम्मेदारी सौंप कर यहाँ भेजा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अटक क्यों गए जनाब, बोलिए। ये बात सरासर गलत है कि यहाँ स्थापित होने वाले अड्डों से भविष्य में हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा। डेनमार्क कहता चला गया, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये बात अफगानिस्तान द्वारा उड़ाई गई है ताकि आप लोग बैठे बैठाए हमारे दुश्मन बन जाएं और इन अड्डों को ध्वस्त करने के लिए उन्हें फ्री में हिंदुस्तान की ताकत मुहैया हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अड्डे सिर्फ अफगान को धूल में मिलाने के मकसद से बनाए जा रहे हैं? धूल में मिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए। तो अफगान से मैं हाजिर हूँ, अल्फांसे बोला। तो तुम? डेनमार्क ने बहुत ध्यान से अल्फांसे को देखते हुए कहा, तुम अफगानी तो नहीं लगते। इस बहस को छोड़ो मियाँ, विजय ने कहा। अनवार प्यारे ने हमें बताया है कि अड्डे अभी तक स्थापित नहीं किए जा सके। प्रक्रिया भी चली रही है। हाँ, कंट्रोल रूम ज़रूर स्थापित किया जा चुका है। वह कंट्रोल रूम जहाँ से अड्डे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, और इतने ज़ोर शोर से चल रही है कि फ़ौरन से पहले अगर उसका तिया पाचा नहीं किया गया तो जल्दी ही अड्डे स्थापित हो जाएंगे। बोलिए हुजूर, क्या ये बात गलत है? इस बार डेनमार्क कुछ बोला नहीं। चेहरे पर अजीब से भाव लिए हुए विजय को बस देखता रहा। हमारे हिंदू शास्त्रों में चुप्पी का मतलब होता है हाँ। मतलब आप कबूल कर रहे हैं कि अनवार मियाँ के वचन सत्य हैं। वह अब भी चुप रहा। तो ये सत्य वचन बताने के बाद अनवार मियाँ ने आगे बताया कि अगर कंट्रोल रूम का ही बंटाधार कर दिया जाए तो उन मंसूबों पर ही पानी फिर जाएगा जिनके तहत भविष्य में अड्डे स्थापित किए जाने वाले। साथ ही ये भी बताया कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंट्रोल रूम की सुरक्षा का जाल कुछ इस कदर मजबूती के साथ बिछाया गया है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि वहाँ दाखिल होने वाली चींटी तक की जामा तलाशी ली जाती है। इस बार डेनमार्क के गुलाबी होठों पर मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो उन्हें चैलेंज सा कर रही थी। अल्फांसे बोला, अनवार ने हमें यह भी बताया कि बगैर तलाशी के वहाँ केवल 2 आदमी जा सकते हैं, पहला डेनमार्क और दूसरा शहजाद पठान। उनके साथ उनका सुरक्षा दस्ता भी चला जाता है। नंबर 2 को हम नहीं चुना करते, हमेशा से आदत नंबर 1 को ही चुनने की रही है, सो आपको चुन लिया, इसलिए इतनी रात को कष्ट देना पड़ा। बात केशव ने पूरी की। हमें आप ही वहाँ ले जाएंगे, या बात को यूँ कह लीजिए कि आपके सुरक्षा गार्ड बनकर हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे? हरगिज़ नहीं। डेनमार्क उनका पूरा इरादा समझते ही गुर्रा उठा। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होगा। तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन कंट्रोल रूम में ले जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दुनिया में एक बंदा है जो ऐसा कर सकता है। कौन? विकास ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसके नाइट गाउन का गिरेबान पकड़ा और एक एक लफ्ज़ को चबाता हुआ बोला, मुझे विकास कहते हैं। बस एक ही खूबी है मुझ में, ये कि मैं आदमी को न मरने देता हूँ न जिंदा रहने देता हूँ। अगला दृश्य। फतेह खान उस वक्त भी राणा को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि एम्बुलेंस में कोई हथियार नहीं है। जिस वक्त फारूक को ड्राइविंग डोर से कूदकर अपनी तरफ आते देखा, जब वह नज़दीक आया और फतेह खान ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो लगा कि वह घबराया हुआ है। चेहरा पसीने से तरबतर था।
फ़तेह खान को फ़ौरन एहसास हो गया कि एम्बुलेंस में कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। यही समय था जब एक कार हाईवे पर तेज़ी से गुजरी। क्या हुआ ड्राइवर? फ़तेह ने पूछा। तुम क्यों आ गए? फारूक ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह बेचैनी से बेचैन सी नज़रों से हाईवे का मुआयना किया। एक तरफ से उसे एक ट्रक आता नजर आया। यही समय था जब राणा ने कहा, जवाब क्यों नहीं देता? वहाँ तलाशी चल रही है, मैं ही क्या करता? कहने के साथ उसने फ़तेह खान को गड़बड़ का इशारा किया। फ़तेह खान ने उसकी आंखों के इशारे को देखा मगर कुछ समझ नहीं सका। यही समय था जब सड़क को दहलाता सा ट्रक उनके नज़दीक से गुजर गया। फारूक ने एक बार फिर हाईवे का मुआयना किया। इस बार किसी भी तरफ से कोई वाहन आता नजर नहीं आया। फारूक को मौका मुनासिब लगा। उसने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर निकालकर राणा पर तानते हुए कहा, फ़तेह, इसे खलास करना है। जितनी बुरी तरह से फ़तेह चौंका उतनी बुरी तरह राणा भी। उसे अचानक ही खुद पर टूट पड़ने वाली इस विपत्ति का ज़रा भी इल्म नहीं था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसे तो यकीन ही नहीं आया कि आगंतुक ने वही कहा है जो उसके कानों ने सुना। अभी वह हिल तक नहीं पाया था कि हैरत के सागर में डूबे फ़तेह खान ने पूछा, पर क्यों? रुखसाना का यही हुक्म है। राणा को लगा कि अगर उसने फ़ौरन ही कुछ नहीं किया तो वह मारा जाएगा। सो दायां हाथ तेजी से होल्स्टर की तरफ बढ़ाया। यही क्षण था जब फारूक का रिवॉल्वर खांसा। थाए! गोली ने राणा के सीने में जाकर शरण ली। उसका जिस्म नज़दीक ही खड़ी मोटरसाइकिल से उलझता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। जल्दी कर फ़तेह। फारूक राणा की टांग पकड़कर फुटपाथ की तरफ खींचता हुआ बोला, कोई वाहन आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उससे पहले ही हमें से खाई में गिरा देना। पर हुआ क्या? फ़तेह ने राणा की दूसरी टांग पकड़कर फारूक की मदद करते हुए पूछा। रुखसाना ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? एम्बुलेंस में उसका साथी भी मारा जा चुका है। क्या? फ़तेह चौंका। जल्दी कर, दाई तरफ से मोटरसाइकिल आ रही है। फ़तेह खान ने भी उसे देखा। अभी वह दूर थी और वे दोनों राणा के जिस्म को घसीटते हुए खाई की तरफ दौड़ते चले गए। मोटरसाइकिल के नज़दीक आने से पहले ही वे राणा के जिस्म को करीब 5 फुट गहरी खाई में लुढ़का चुके थे। मोटरसाइकिल वाले ने उन्हें देखा ज़रूर मगर रुका नहीं। हवा सी बातें करता हुआ वह अपनी ही धुन में उनके सामने से गुजरता चला गया। इसी से जाहिर था कि उसने उन्हें राणा को खाई में लुढ़काते नहीं देखा था। मोटरसाइकिल वाले की पीठ को देखते फारूक ने ऐसी सांस ली जैसे मुसीबत से पीछा छूटा और बोला, सब पाकिस्तान से आए उस बेवकूफ़ के कारण हुआ। मुझे पहले ही लग रहा था कि वह कुछ गड़बड़ कराएगा। अब तो जो होना तो हो गया, हमें आगे के बारे में सोचना है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। कहने के साथ फ़तेह खान एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा था। अगर कोई हमें यहाँ देखकर रुक गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर यह मोटरसाइकिल? फारूक वहीं ठिठका रह गया था। हाँ, फ़तेह वापस आया। ये यहाँ नहीं खड़ी रहनी चाहिए। क्या करें, इसे भी खाई में लुढ़का देते? यही ठीक रहेगा। सड़क से गुजरने वालों को ना ये चमकेगी ना ही वो पुलिसिया जिसने हमें खाई में लुढ़काया है। कहने के साथ फ़तेह खान ने मोटरसाइकिल स्टैंड से उतारी और खाई की तरफ बढ़ा। एक बस आ रही है, फारूक ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। फ़तेह खान ने तुरंत वहीं मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी जहाँ तक पहुँचा था और सड़क की तरफ पीट करके उसके नज़दीक इस तरह बैठ गया जैसे उसमें आए किसी नुक्स को जानने की कोशिश कर रहा हो। फारूक की भूमिका उसके साथी जैसी थी। उधर बस सड़क को रौंदती निकली, इधर उन दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल को भी खाई में लुढ़का दिया। अब वे तेज़ी से दौड़कर एम्बुलेंस के नज़दीक पहुंचे। फ़तेह ने पिछला दरवाज़ा एक खास अंदाज में खटखटाया जबकि फारूक एक मिनट भी गवाए बगैर ड्राइविंग डोर की तरफ लपका। इधर रुखसाना ने दरवाज़ा खोला और फ़तेह ने एम्बुलेंस के अंदर कदम रखा। उधर फारूक ने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी थी। रुखसाना ने दरवाज़ा वापस बंद कर लिया। फ़तेह खान कभी एम्बुलेंस के फर्श पर पड़ी गौतम की लाश को देख रहा था, कभी आगने नेत्रों से अभी तक हकबकाए खड़े एजाज को। फ़तेह खान ने भन्नाए हुए अंदाज में कहा, मुझे पहले ही मालूम था कि यह आदमी ज़रूर कुछ गड़बड़ कराएगा। नहीं फ़तेह, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एजाज की सभी आशाओं के विपरीत नुकसाना बोली। जो हुआ शायद वही होना था। अगर ये ना होता तो इससे भी बुरा हो जाता। मतलब? फ़तेह ने रुखसाना को घूर कर देखा। एक तरह से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारा भेद जान चुका था, रुखसाना कहती चली गई। उस अवस्था में इसे मार डालने ही एकमात्र विकल्प बचा था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो समझो कि हम यहीं पकड़े गए थे। फ़तेह खान रुखसाना को ऐसे अंदाज में घूरता रहा जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वह झूठ बोल रही है या सच। तुम समझ ही सकते हो, इतना समझ चुके पुलिसियों को छोड़ देना बेवकूफ़ी होती। हाँ, एजाज इसे रिवॉल्वर से मारने की गलती ज़रूर करने वाला था जो कि मैंने नहीं करने दी। गोली चलती तो इसका साथी टाइम से पहले सचेत हो जाता और फिर उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं रह जाता। इसलिए तुमने इसे गला घोट कर मारा। यही एक तरीका था। मगर इस साले ने एम्बुलेंस रोकी क्यों थी? यहाँ आए ही क्यों? कैसे वाकई कहीं से ये सूचना मिली थी कि इसमें हथियार है? इस सब का जवाब तो ऊपर वाले के पास ही है। मगर?
तुमने इसके साथी को मार डाला था ना? हाँ, मोखले से आवाज़ आई। उसे मैंने गोली मारी थी। गोली की आवाज़ तो सुन ली थी मैंने, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने उसकी मौत की पुष्टि भी कर ली थी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली से वह केवल जख्मी होकर रह गया हो? इधर फतेह सन, उधर ड्राइविंग करता फारूक। दोनों में से किसी के मुंह से बोलना फूटा। इसका मतलब तुमने ऐसा नहीं किया। दोनों को चुप पाकर रुखसाना समझ गई। केवल उसे गोली मारकर संतुष्ट हो गए। उसके बाद हमने उसे खाई में लुढ़काया था। बात फारूक ने पूरी की, और उस वक्त उसके मुंह से हल्की सी कराह तक निकली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर ही गया था। रुखसाना ने उसकी बात काटी। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बेहोश हो। फिर दोनों सन। कुछ देर बाद फतेह खान ने कहा, पर उस वक्त उससे ज़्यादा और कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। हाईवे लगातार चल रहा था, कोई ना कोई वाहन आ जा रहा था। क्यों फारूक? हाँ, फारूक ने कहा। इसके बावजूद हम उसकी मोटरसाइकिल को भी खाई में लुढ़का कर आए हैं। सड़क से गुजरने वाले लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने वही किया होगा जो वहाँ के हालात में ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता होगा, लेकिन खुदा ना करे कि वह ज़िंदा हो। रुखसाना ने दुआ सी की। अगर ऐसा हुआ तो उसके होश में आते ही हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये तो तय है। फतेह के होश फाख्ता नजर आए। यदि वह जिंदा हुआ तो अपने साथ घटी घटना का बखान करेगा। युद्ध स्तर पर इस एम्बुलेंस की तलाश शुरू हो जाएगी। उस अवस्था में हमारा मंजिल तक पहुंचना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो हम मंजिल से काफ़ी दूर हैं। हमें किसी भी चेक पोस्ट पर केवल कल्पना के बेस पर इतना हड़बड़ा जाना ठीक नहीं है। काफ़ी देर बाद एजाज ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मर ही गया हो और हम बेवजह हलकान हो रहे हो। फतेह बड़बड़ाया, खुदा करे ऐसा ही हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एकाएक रुखसाना के मुंह से लफ्ज़ आग का गोला बनकर निकले, तो जहां हमें पकड़ने की कोशिश की जाएगी या घेरने की कोशिश की जाएगी, उसी जगह को अपनी मंजिल बना लेंगे। यानी घोषणा कर देंगे कि हम पर हाथ डालने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, फारूक की आवाज़। उन हालात में हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं रह जाएगा। यही कहना चाहती हूँ मैं। हमें उसके लिए तैयार रहना है। पर इस लाश का क्या करें? फारूक, रुखसाना ने मोकले की तरफ घूमकर तेज स्वर में कहा, गाड़ी किसी नदी या नहर के पुल पर रोक देना, मगर ध्यान रहे उसमें पानी इतना होना चाहिए जो इसे अपने साथ बहा ले जाए। अगला दृश्य। कमांडर डेनमार्क। गोम्स चिहुका। इस वक्त? यस सर, सामने खड़े अमेरिकी सैनिक ने कहा। अभी अभी खबर आई है कि वे कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं। आश्चर्य की बात है। गोम्स ने अपनी कीमती रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। रात के 2 बजे वे क्या करने आ रहे हैं? सैनिक को कुछ पता होता तो बताता भी। अपने बेडरूम के गेट पर खड़ा गोम्स तेजी के साथ घूमकर बेड के करीब पहुंचा और वहां पड़ा अपना नाइट गाउन उठाकर जिस पर डालकर वापस गेट की तरफ आता बोला, चलो। सैनिक ने तुरंत उसके हुक्म का पालन किया। गैलरी से गुजरते वक्त हालांकि उसकी चाल काफ़ी तेज़ थी, लेकिन गोम्स तो लगभग दौड़ ही रहा था, इसलिए वह उससे आगे निकल गया और रास्ता देकर सैनिक ने उसे निकल भी जाने दिया। दौड़ते दौड़ते ही गोम्स ने अपने गाउन की डोरी बांधी थी। अब सैनिक भी उसके पीछे उसी गति से दौड़ने लगा था। लाइटों से पूरी तरह रोशन जिन विभिन्न गैलरियों से वे गुजर रहे थे, उनमें जगह जगह सशस्त्र सैनिक बड़े खड़े पहरा दे रहे थे। वे सभी कठोर चेहरे वाले अमेरिकी थे, सावधान की मुद्रा में पूरी तरह चौकस और मुस्तैद। भागता दौड़ता गोम्स अंततः जिस कमरे में दाखिल हुआ, उसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रूम बल्कि हॉल ही कहा जा सकता था, क्योंकि वह बहुत बड़ा था और हर तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आ रहे थे, या नज़र आ रहे थे उन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स। लगभग सभी ने बड़े आदर के साथ गोम्स का अभिवादन किया। कंप्यूटर्स दीवारों के सहारे लगे हुए थे और ऑपरेटर्स उनकी तरफ मुंह करके अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे थे। हर एक स्क्रीन पर अलग अलग जगह का दृश्य था। सब ठीक है ना? होम्स ने तेजी के साथ हॉल के बीच में बने एक अर्धचंद्राकार काउंटर के नज़दीक पहुंचते हुए पूछा। यस सर। वहां मौजूद अपेक्षाकृत एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी खूबसूरत अमेरिकी लड़की अपनी सीट से खड़ी हो गई। कुछ पता लगा कमांडर डेनमार्क इस वक्त क्यों आ रहे हैं? इस बारे में कुछ नहीं बताया गया सर, लड़की बोली। बस इतनी खबर आई है कि कोई इमरजेंसी है। मास्टर कंप्यूटर स्टार्ट करो। लड़की ने तेज़ी से काउंटर पर मौजूद अनेक स्विच में से कुछ स्विच दबाए। गोम्स की नज़र दाईं तरफ उठी। वहाँ दीवार पर किसी मिनी थिएटर जितनी बड़ी फ्लैट स्क्रीन लगी हुई थी। लड़की के स्विच दबाने के परिणाम स्वरूप उस पर दृश्य उभरने लगे। गोम्स ने लपक कर लड़की की सीट संभाल ली और काउंटर पर लगे स्विच से खुद उस बड़ी स्क्रीन को कंट्रोल करने लगा। स्क्रीन पर दृश्य तेजी से बदल रहे थे। अंततः गोम्स ने जिस दृश्य को स्थिर किया वह लोहे के बने एक बहुत ही ऊंचे और विशाल गेट का दृश्य था। गेट बंद था। उसके दोनों तरफ 2 तोपें खड़ी हुई थीं। तोपों के ऑपरेटर्स मुस्तैद नजर आ रहे थे और बंद गेट के इस तरफ करीब 20 सशस्त्र सैनिक भी मुस्तैद अवस्था में खड़े थे। संतुष्ट होने के बाद गोम्स ने माउस से छिड़खानी शुरू की। अब वह गेट के आसपास के दृश्य को देख रहा था। वह करीब 50,000 गज का एरिया था।
जिसे 25 फुट ऊंची ऐसी कांटेदार तारों की चारदीवारी ने घेर रखा था जिसे किसी भी तरीके से पार नहीं किया जा सकता था। इधर गोम्स ने माउस पर हरकत की, उधर कांटेदार तारों का रंग लाल नजर आने लगा, ठीक वैसा जैसा चालू हालत में हीटर के तारों का होता है। संतुष्ट होने के बाद उसने माउस को घुमाना शुरू किया। घूमता हुआ माउस स्क्रीन पर 50,000 गज में फैले मैदान का दृश्य दिखाने लगा। सचमुच वह मैदान ही था, सिर्फ मैदान। उस एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आराम से देखा जा सकता था। वहाँ नज़र आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की हलचल और जगह जगह खड़े हुए टैंक। क्योंकि वहाँ कोई इमारत नहीं थी, इसलिए देखने वालों के दिमाग में यह सवाल कौन सकता था कि उस खाली पड़े मैदान की आखिर इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों की गई है। मैदान में सिर्फ उस गेट के ज़रिए ही दाखिल हुआ जा सकता था, जिस पर इतना सख्त पहरा था कि किसी ने ठीक ही कहा था, सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचकर चींटी तक अंदर नहीं जा सकती थी। एकाएक मास्टर कंप्यूटर से पिंग पिंग की आवाज़ निकलने लगी। साथ ही स्क्रीन के एक कोने पर लाल रंग का बिंदु स्पार्क करने लगा। वह आवाज़ के साथ ही स्पार्क कर रहा था। होम्स ने तेज़ी से माउस को हरकत दी। पलक झपकते ही एक बार फिर स्क्रीन पर गेट का दृश्य था। इस बार गेट के बाहर मेटेलिक कलर की एक बहुत लंबी गाड़ी खड़ी नज़र आ रही थी। उसे देखकर लड़की के मुंह से बरबस शब्द निकले, कमांडर आ गए। गाड़ी ने एक खास ढंग से हॉर्न दिया था जिसे कंप्यूटर के स्पीकर्स ने इस हॉल में भी गुंजाया। उधर उस हॉर्न को सुनकर गेट पर तैनात सैनिकों ने भारी भरकम दरवाजे को खोलने की प्रक्रिया शुरू की। इधर गोम्स ने एक ऐसा बटन दबाया जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर कंप्यूटर का कैमरा जूम सा होता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और फिर स्क्रीन पर गाड़ी में मौजूद सभी लोगों के चेहरे क्लोजअप में नजर आने लगे। डेनमार्क सहित उसमें कुल 6 लोग थे, ड्राइवर और 4 सुरक्षा गार्ड। एक सुरक्षा गार्ड ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। 2 पिछली सीट पर डेनमार्क के दाएं बाएं और एक बिल्कुल पीछे वाली सीट पर। वे पांचों ही अमेरिकी नज़र आ रहे थे। गेट खोलने के बाद सैनिकों ने गाड़ी को घेर लिया था। उधर उनमें से एक सैनिक ने शक्तिशाली टॉर्च से गाड़ी में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर रोशनी के झाग डालने शुरू किए। इधर गोम्स ने काउंटर पर लगा स्कैन बटन दबा दिया। स्क्रीन पर गाड़ी में मौजूद लोगों के चेहरे स्कैन होने शुरू हो गए और उन्हें स्कैन होता देखते ही गोम्स इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक बिच्छू ने टंक मार दिया। चेहरे पर हैरत का सागर उमड़ आया था। उसकी यह हालत देखकर लड़की ने पूछा, क्या हुआ सर? कमांडर के अलावा ये सब नकली है। गोम्स की आवाज़ में खुद ब खुद अजीब सी उत्तेजना भर गई थी। ड्राइवर भी और चारों गार्ड भी एशियन सही हैं, अमेरिकियों का मेकअप किए हुए हैं। भौचक लड़की ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है, वे लोग कमांडर को कवर किए हुए और कंट्रोल रूम में दाखिल होना चाहते हैं गधे। कहने के साथ उसने काउंटर पर पड़ा एक माइक उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? देखती रहो। कहने के साथ उसने माइक का स्पीकर ऑन करने के लिए अपने अंगूठे को हरकत दी थी कि मास्टर कंप्यूटर्स के स्पीकर से नज़ीर एलिस की आवाज़ निकली, मिस्टर गोम्स, तुम शायद गेट पर तैनात अपने सैनिकों को सतर्क करना चाहते हो। पहले तो अप्रत्याशित रूप से उभरी उस आवाज़ को सुनकर गोम्स सक पकाया, फिर तुरंत ही संभल कर बोला, यह ज़रूरी है जनरल महोदय। वे जो कोई भी नहायत ही बेवकूफ़ है। अमेरिका के इस कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी वे किसी पाकिस्तानी सैनिक अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था समझ लें, जिसे बेंध कर इतनी आसानी से अंदर आ जाएंगे। वे सोच भी नहीं सकते कि मैं उनके चेहरों को स्कैन कर चुका हूँ और अब कुछ ही पलों बाद हमारे सैनिक उन पाँचों को अपने कब्जे में ले लेंगे। नहीं मिस्टर गोम्स, कहा गया, तुम ऐसा नहीं करोगे। जी? वह बुरी तरह चौंका। क्यों? कमांडर डेनमार्क को क्या तुम इतना कमज़ोर समझते हो कि कोई 5 आदमी मिलकर उन्हें कवर करें, मारने की धमकी दें और उस धमकी में आकर वे उन्हें इस तरह से कंट्रोल रूम में दाखिल कराने ले आए जो यहाँ चल रहे मिशन की रीढ़ है? समझता तो नहीं, मगर कोई अगर मगर नहीं मिस्टर गोम्स। अपने कमांडर पर यकीन करना सीखो। वे मर सकते हैं लेकिन किसी की धमकी में आकर ये काम नहीं कर सकते। समझता तो मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन जो आंखों के सामने उसे कैसे झुठला दूँ? गोम्स कहता चला है। मास्टर कंप्यूटर साफ साफ बता रहा है कि वे चारों एशियंस हैं। इसलिए तो कहा जाता है मिस्टर गोम्स की आंखें पूरा सच नहीं देख पाती, दृष्टिभ्रम का शिकार हो जाती है। मैं समझा नहीं जनरल साहब, तुम शायद भूल गए। यह जिक्र कमांडर डेनमार्क के साथ साथ तुम्हारे सामने भी आया था कि कुछ इंडियन जासूसों को वहाँ की सरकार ने यहाँ स्थापित हो रहे अमेरिकी सैनिक अड्डों को ध्वस्त करने का मिशन सौंपा है और वे अपने मिशन पर निकल चुके हैं। हाँ, मुझे याद है। स्क्रीन पर नजर आ रहे चेहरों को देखते गोम्स ने इस बार हैरत से पूछा, क्या ये वही है? यकीनन। ये यहाँ तक पहुँच गए? पहुँचे नहीं, नज़ीर एलिस हंसा, पहुँचाए गए मतलब, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि पहुँचाए जा रहे हैं। तुम देख ही रहे हो कि इस वक्त इस काम को खुद कमांडर डेनमार्क अंजाम दे रहे हैं। हमने इसलिए कहा था कि अपने कमांडर को इतना कमज़ोर मत समझो। क्या वे जानते हैं कि
वे सब जानते हैं और इंडियन जासूसों का ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे उनकी धमकी में आकर उन्हें यहाँ ले आए हों। पर ऐसा क्यों? क्या इन इंडियन जासूसों को कैद करना और सबक सिखाने के लिए इस कंट्रोल रूम से माकूल कोई दूसरी जगह हो सकती है? ओह, पूरी बात समझ में आती गोम्स के चेहरे से न केवल तनाव गायब हो गया, बल्कि होठों पर दिलचस्प मुस्कान भी उभर आई। तो अब तुम भी इस खेल में शामिल हो जाओ, उन्हें रोको मत, आने दो। तब तक खामोश रहो जब तक कमांडर डेनमार्क की उनके सामने न खुल जाए। उस वक्त इन जासूसों की हालत देखने लायक होगी जब इन्हें पता लगेगा कि इंडिया से यहाँ तक ये अपनी सूरमाई दिखाते हुए नहीं, बल्कि हर कदम पर हमारी कैद में रहकर आए। मैं सब कुछ समझ गया सर। सारे रास्ते उसी तरह खोलते जाओ जिस तरह हमारे और कमांडर डेनमार्क के लिए खोलते रहो। हमें पूरा यकीन है कि रास्ते इतनी आसानी से खुलते चले जाने के बावजूद कंट्रोल रूम तक पहुँचते पहुँचते इन धुरंधर इंडियन जासूसों को इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि वे जिंदगी इस कैद से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ओके जनरल साहब। कहने के साथ उसने वह माइक वापस काउंटर पर रख दिया, जिसके ज़रिए गेट पर तैनात सैनिकों को उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर देने वाला था। उधर सैनिकों ने अपनी तरफ से संतुष्ट होने के बाद गाड़ी को गेट क्रॉस करने की इजाज़त दे दी थी। ऐसा होते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब उसे देखते हुए गोम्स के होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई दिलचस्प कॉमेडी फिल्म देख रहा हो। मैदान में मौजूद किसी भी सैनिक ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी अलर्ट मुद्रा में खड़े हो गए थे। गाड़ी टैंकों के बीच मैदान के एक खास हिस्से में जाकर खड़ी हो गई। होंठों पर वही दिलचस्प मुस्कान सजाए गोम्स ने काउंटर पर लगा एक स्विच दबाया। परिणाम स्वरूप गाड़ी के ठीक सामने की ज़मीन ने इस तरह मुंह फाड़ दिया जैसे मगरमच्छ ने अपने शिकार को निगलने के लिए जबड़ा फाड़ा। ज़मीन का 15 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा हिस्सा आकाश की तरफ उठ गया था। गाड़ी के सामने अब नीचे को उतरता चला गया वैसा ही रैंप था, जैसा भूमिगत पार्किंग में जाने के लिए होता है। गाड़ी उस पर उतरती चली गई। ज़मीन का मगरमच्छ के जबड़े जैसा हिस्सा पुनः अपने स्थान पर फिक्स हो गया। अब मैदान की स्थिति पहले जैसी थी, यानी कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ नीचे जाने के लिए कोई रास्ता है। मैदान के नीचे मौजूद ढलवां सड़क के दोनों तरफ भरपूर लाइटें लगी थी। गोम्स गाड़ी को सफ़र करते देखता रहा और फिर अपने होठों पर मज़ा लेने वाली मुस्कान सजाए एक और स्विच दबा दिया। स्क्रीन पर ड्राइवर के होठ हिलते नजर आए और हॉल में गूंजी उसकी आवाज़, हम कहाँ उतारे ले जा रहे हो डेनमार्क प्यारे? यह सड़क क्या पाताल में जाकर ख़त्म होगी? डेनमार्क कुछ नहीं बोला। जवाब दे। गोम्स ने स्क्रीन पर डेनमार्क के बाई तरफ बैठे शख्स को गुर्राते देखा और सुना, वरना गोली मार दूंगा। बहुत ठीक शब्द इस्तेमाल किया तुमने। डेनमार्क हर कोण से उसके उनके चंगुल में फंसकर मजबूर हुआ बंदा नजर आ रहा था। वहां पहुंचने पर तुम्हें लगेगा कि वाकई पाताल में दुनिया बसाई गई है। क्या मतलब? दाई तरफ बैठे शख्स ने पूछा। अम्मा, ड्राइवर जो कि वास्तव में विजय था, अपना पैर ब्रेक पैडल पर रखता हुआ बोला, ये तो पानी आ गया। यहाँ की ज़मीन में जब तुम 200-250 गज गहराई में उतर जाओगे तो पानी आएगा ही, डेनमार्क ने कहा था। पर अब क्या करें प्यारे? विजय ने गाड़ी रोक दी। डैशबोर्ड पर तुम्हारे सामने एक ग्रीन स्विच है, उसे दबा दो। विजय ने ग्रीन स्विच दबा दिया और एक लेमिनेशन जैसी झिल्ली गाड़ी की मुकम्मल बॉडी को कवर करती चली गई। गोम्स के लिए हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं था, लेकिन उसे उन लोगों की प्रतिक्रिया देखने में मज़ा आ रहा था। वे लोग हकबकाए से गाड़ी को झिल्ली से कवर होता देख रहे थे। डेनमार्क ने विजय से कहा, अब तुम इसे गाड़ी समझकर नहीं, पानी में स्टीमर समझकर चला सकते हो। मगर मियाँ, ज़मीन के नीचे जहाँ पानी होता है वह चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं। समुद्र में थोड़ी उतर रहे हैं हम। चट्टानों को काट कर रास्ते बना लिए गए। वे रास्ते हमें कैसे पता लगेंगे? यही बताएगा। डेनमार्क के दाई तरफ बैठा शख्स गुर्राया, जो कि वास्तव में विकास था। डेनमार्क ने खौफजदा होने की शानदार एक्टिंग की। अपने कमांडर की एक्टिंग को देखकर गोम्स मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। कुछ देर बाद उसने गाड़ी को स्टीमर की तरह पानी में सफ़र करते देखा। उसके हर तरफ पानी में डूबी चट्टानें थीं। जरा सी असावधानी से गाड़ी किसी भी चट्टान से टकरा सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि रास्ते गन पॉइंट पर मौजूद डेनमार्क बता रहा था। चट्टानों के बीच से गुजरते वक्त ये बात उन पाँचों की समझ में आ गई कि अगर डेनमार्क साथ ना होता तो वे वहाँ ये पता लगने के बाद भी नहीं पहुँच सकते थे कि कंट्रोल रूम मैदान के नीचे बनाया गया है। चट्टानों से बचते बचाते पानी में 10 मिनट के सफ़र के बाद डेनमार्क के निर्देश पर विजय ने गाड़ी एक मोखले में घुसा दी। अब वे चट्टान के अंदर बनी एक विशाल गुफा में थे। देखने से पता लग रहा था कि गुफा को चट्टान को डायनामाइट से उड़ाकर बनाया गया है, क्योंकि उसकी दीवारें अपेक्षाकृत चिकनी थी और वहाँ लाइटें भी लगी थी। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए गुफा में भरा पानी कम होता चला गया और अंततः पूरी तरह खत्म हो गया। तब डेनमार्क ने डैशबोर्ड पर मौजूद लाल स्विच दबाने को कहा। विजय ने वैसा किया तो गाड़ी की बॉडी से लेमिनेशन चीज़ झिल्ली झिल्ली उतरती चली गई। संक्षेप में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब वह गाड़ी की तरह ही गुफा में सफ़र कर रही थी।
कुछ दूर आगे जाने पर गुफा में खड़े अमेरिकी सैनिक भी नजर आने लगे। वे सभी पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम स्थिति पर नज़र रखना। कहने के बाद गोम सीट से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। अनेक गैलरियों से गुजरता हुआ वह 5 मिनट बाद एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जिसे 50 बाई 50 का चौकोर हॉल कहा जा सकता था। उसकी छत करीब 40 फुट ऊपर थी। उस हॉल की दीवारों के साथ करीब 50 सैनिक खड़े थे। सभी की गनों का रुख हॉल के बीचों बीच। डेनमार्क की गाड़ी अभी भी वहाँ पहुंची थी। सबसे पहले अगले दोनों दरवाजे खुले। ड्राइवर और साथ के गार्ड ने पिछले दरवाजे खोले। दाएं बाएं मौजूद गार्डों से घिरे डेनमार्क ने हॉल के फर्श पर कदम रखा। वेलकम सर, वेलकम। गोम्स डेनमार्क की तरफ बढ़ा। डेनमार्क ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जिस वक्त दोनों के हाथ मिले और वे एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, उस वक्त पिछला गेट खोलकर एकमात्र सुरक्षा गार्ड भी गाड़ी से बाहर निकल आया। अभी आपस में कोई कुछ कह भी नहीं पाया था कि गाड़ी के निचले निचले हिस्से में ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई बॉक्स खुला। सबकी तवज्जो उस तरफ चली गई। आगे का दृश्य सभी को चौंका देने वाला था, डेनमार्क तक को। तभी तो उसके मुंह से हैरतअंगेज शब्द निकले। आप आप यहाँ थे मिस्टर शहजाद पठान? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मिस्टर डेनमार्क, तब जबकि आप इन लोगों को इस तरह यहाँ लाने की कल्पना से थोड़े डर रहे थे। मैंने कहा था कि आप चिंता ना करें, मैं भी आपके साथ ही साथ होऊंगा। इसका मतलब आप उस वक्त मेरी बात का मतलब नहीं समझे थे। कहने के साथ वह पथरीले फर्श पर लुढ़कता हुआ न सिर्फ गाड़ी के नीचे से निकल आया, बल्कि एक ही जंप में खड़ा भी हो गया। इस वह अपनी आर्मी की ड्रेस में था। विजय, विकास और केशव पंडित की आंखें मिली। लेकिन आप मेरी गाड़ी के नीचे बने बॉक्स में कब पहुँचे? तब, जबकि ये लोग आपके बेडरूम में पहुँच चुके थे और अपनी समझ में आपको यहाँ लाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने विजय, विकास आदि की तरफ देखते हुए कहा। इरशाद से कहकर मैंने अपना हेलीकॉप्टर आपके बंगले से काफ़ी पहले ही लैंड करा लिया था। वहाँ से पैदल आपके बंगले पर पहुँचा। आप जानते ही हैं, वहाँ मौजूद किसी भी सुरक्षा गार्ड द्वारा मुझे रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। आपकी गाड़ी पोर्च के नीचे खड़ी थी, मैं वहीं पहुँचा और आप लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले इस बॉक्स में छुप गया। और इरशाद कहाँ है? हेलीकॉप्टर पर मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। वेरी गुड, आपने तो मुझे भी हैरान कर दिया। एकाएक नज़ीर एलिस ने गोम्स की तरफ बढ़ते हुए मस्ती के आलम में कहा। तुम्हें कमांडर डेनमार्क का वेलकम नहीं करना चाहिए मिस्टर गोम। ये तो यहाँ आते ही रहते, बल्कि ये तो रियासत ही इनकी। वेलकम तो तुम्हें इन लोगों का करना चाहिए जो बेचारे जाने कितने पापड़ बेलने के बाद यहाँ पहुँचे। पलक झपकते ही विजय, विकास और केशव पंडित को खतरे का आभास हो गया था और ऐसा होते ही एक साथ तीनों की उंगलियों ने अपने हाथों में मौजूद गनों के ट्रिगर दबा दिए। ट्रिगर दबे ज़रूर, लेकिन उनसे गोली नहीं निकल सकी। नहीं दोस्तों, तुम में से किसी की भी गन में कोई गोली नहीं है। तीनों हकबका कर रह गए। मैंने पहले ही कहा था, उत्तेजित अवस्था में केशव पंडित चीखता चला गया। मैंने पहले ही कहा था मिस्टर अल्फांसे कि तुम्हारा ये अनवार नाम का शागिर्द तुम्हारा वफादार नहीं है और तुम शायद भूल गए। अल्फांसे के होठों पर उसकी चित परिचित मुस्कान थी। मैंने कहा था मेरा कोई भी शागिर्द मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई उसकी बात का मतलब समझता, नज़ीर एलिस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वेल डन मिस्टर अल्फांसे, वेल डन। हमने तुम्हें वैसे ही पाया जैसा तुम्हारे बारे में सुना था। अपना काम तुमने बेहद खूबसूरती के साथ अंजाम दिया। उम्मीद है सुबह तक मेरे खाते में बाकी के 1 करोड़ जमा हो जाएंगे। अल्फांसे ने गर्मजोशी के साथ उससे हाथ मिलाते हुए कहा। विकास का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। अगला दृश्य। अशरफ, विक्रम, नाहर, आशा और परवेज़ में से एक भी ऐसा नहीं था जिसे ये याद हो कि जिस कदर उनके रोंगटे इस वक्त खड़े थे, वैसे जीवन में पहले भी कभी खड़े हुए थे या नहीं। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। हवाइयाँ भी ऐसी जैसी गारंटी से पहले कभी नहीं उड़ी थीं। वे सभी सीक्रेट सर्विस के मेंबर थे और अपने जीवन में एक से एक विषम परिस्थितियों का सामना ही नहीं, मुकाबला भी किया था। अनेक केसों में मौत के मुंह से भी अनेक बार बचे थे, मगर मौत के मुंह में फंसकर और मरने के खौफ से भी उनकी कभी वैसी हालत नहीं हुई थी जैसी इस वक्त हो रही थी। वे रह रहकर एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे, पीले और निस्तेज चेहरों को। वे ठीक वैसे नज़र आ रहे थे जैसे चिता पर लेटी लाश के चेहरे। वे सभी इस वक्त गुप्त भवन में थे। सामने था अपनी विशाल और चमचमाती सनमाइका की मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, ब्लैक बॉय। विजय और विकास की तरह मेरे पाठक भी भले ही जानते हो कि ब्लैक बॉय असल में अजय है, लेकिन अशरफ आदि इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। इसलिए उनके सामने उसके चेहरे पर काला नकाब रहता था और वह इस वक्त भी था। भले ही वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अनुमान लगा सकते थे कि इस वक्त उसकी हालत भी वही होगी जो खुद उनके चेहरों की थी। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह भी अपने जीवन के सबसे भयंकर क्षणों से गुजर रहा है। ये मीटिंग ब्लैक बॉय ने आनन फानन में बुलाई थी, और क्यों बुलाई थी ये भी वे जान चुके थे। जानने के बाद ही उनकी वह हालत हुई थी जिसका विवरण ऊपर दिया गया। ब्लैक बॉय ने उन्हें एक फैक्स संदेश पढ़कर सुनाया था। उनकी वह हालत उसी संदेश को सुनकर हुई थी।
फैक्स पेपर अभी भी ब्लैक बॉय के हाथ में था। जब से उसने फैक्स संदेश पढ़ा था, उसके बाद से उनमें से किसी के भी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। कहने के लिए शायद किसी को कुछ सूझा ही नहीं था। सर, बहुत लंबी खामोशी के बाद अंततः आशा ने कहा, हालांकि खुद उसी को अपनी आवाज़ बहुत कमज़ोर लगी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये संदेश झूठा हो। किसी ने यूं ही मजाक में हमारे होश उड़ाने के लिए भेज दिया हो। हम सबका दिल यही चाह रहा है, ब्लैक बॉय ने गंभीर स्वर में कहा। दिल की गहराइयों से रह रहकर ये दुआ निकल रही है कि हे ईश्वर, सच यही हो। ये संदेश झूठा हो, किसी का भद्दा मजाक हो ये सब। मगर हमारे दिल की इच्छाएं और कठोर हकीकत हमेशा अलग अलग होती। सारी स्थिति पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दुर्भाग्य से ये सच है। क्यों सर? नाहर ने पूछा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कारण तो और भी कई हैं, लेकिन उनका जिक्र बाद में करेंगे। सबसे पहले इस संदेश को ही लेते हैं। हम इसे एक बार फिर पढ़कर सुनाते हैं। इसके एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनो। हमारे ख्याल से ये लफ्ज़ खुद ब खुद कह रहे हैं कि संदेश किसी का मजाक नहीं है, जो लिखा गया है उसमें सच्चाई है। सभी चुप रहे, जैसे ब्लैक बॉय ने उनकी दिल की बात कही हो, जैसे वाकई वो उस सबको दोबारा सुनना चाहते हो। ब्लैक बॉय ने फैक्स पेपर को नकाब से झांकते अपनी आंखों के सामने करके पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी सीक्रेट सर्विस के चीफ महोदय, छोटी मोटी वारदातें तो हम बहुत कर चुके। अब ऐसा कुछ करने का मन बनाया है जिसे हम करें या ना करें, ये तुम्हारे अपने देश को तय करना है। हम हैं कश्मीर की आज़ादी के दीवाने। तुम लोग हमें ज़बरदस्ती गुलाम बनाए हुए। किसे कहते हैं गुलाम? उसी आवाम को ना, जिस पर वो लोग हुकूमत करते रहे, जिसे आवाम ना चाहता हो। ठीक उसी तरह जैसे तुम पर और हम पर भी अंग्रेज़ कर रहे थे। उस आज़ादी की लड़ाई में हमने भी बराबर का सहयोग दिया था। तुम तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम गुलाम के गुलाम ही रहे। तुम्हारे भी और पाकिस्तान के भी। आपस में बंदर बांट करके आधा कश्मीर तुमने हड़प लिया, आधा पाकिस्तान ने। हमसे किसी ने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि हम क्या चाहते हैं। आज भी कश्मीर समस्या को सुलझाने के नाम पर तुम दोनों आपस में बातें करते रहते हो। हम, जिन पर तुम दोनों हुकूमत करना चाहते हो, बल्कि कर रहे हो, जैसे कुछ है ही नहीं। धारा 370 जैसा खिलौना देकर तुम हमें बेवकूफ़ बनाए हुए। उधर पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहकर हमें ठग रहा है। अब यह स्थिति हमें मंजूर नहीं। हमें आज़ादी चाहिए, तुमसे भी और पाकिस्तान से भी, वैसे ही जैसी तुम दोनों को मिली है। हम एक एक करके तुम दोनों से निपटेंगे। पहले तुम्हें चुना है, उसके बाद पाकिस्तान से भी अपना कश्मीर वापस लेकर आएंगे। अब गौर से सुनो। हमने तुम्हारे इस प्रतिष्ठित शहर यानी राजनगर में एक परमाणु बम छुपा दिया है। 4 दिन दिए जाते हैं। अपनी सरकार से कहो कि इन 4 दिनों के अंदर कश्मीर की आज़ादी की घोषणा कर दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अब से ठीक 96 घंटे बाद यानी जुमे को ठीक दिन के 2 बजे उसमें विस्फोट कर देंगे। उस विस्फोट का मतलब तो तुम समझते ही होगे। हिरोशिमा का हश्र तो याद ही होगा तुम्हें। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि इस विस्फोट के बाद राजनगर का हाल उससे कई गुना ज़्यादा बदतर होगा। लाशों के ढेर लग जाएंगे। हमें मालूम है, राजनगर की कुल आबादी 25 लाख है। करीब 2 लाख लोग यहाँ रोज़गार के लिए बाहर से आते हैं। इस हिसाब से करीब 27 लाख लोग पलक झपकते ही मारे जाएंगे। दूर दूर तक के शहर, कस्बों और गाँव के लोग विकलांग हो जाएंगे। पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ विकलांग पैदा होंगे। इस बारे में शायद तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि परमाणु विस्फोट के बाद क्या क्या होता है। याद रहे, अगर जुमे के दिन 1:59 तक कश्मीर की आज़ादी की घोषणा नहीं की गई तो यह परमाणु विस्फोट होकर रहेगा। हमारी ज़मीन पर अपनी हुकूमत करने का खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे आवाम को भुगतना ही होगा। और हाँ, एक बात और, अगर तुमने उससे पहले राजनगर को खाली कराने की कोशिश की या किसी भी और तरीके से अपने आवाम को बचाने का प्रयास किया तो विस्फोट उसी समय कर दिया जाएगा। ऐसी कोई भी कोशिश करके तुम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारोगे। हमारी नज़र बराबर तुम्हारी गतिविधियों पर रहेगी। हो सकता है तुम इसे कोरी धमकी, किसी सरफिरे का मजाक या केवल डराने की कोशिश समझो। इस संबंध में हमें यह कहना है कि राजनगर के स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर नंबर 505 को खुलवाएं। हमारी सच्चाई का सबूत उसी में है। इस तबाही से तुम लोग केवल और केवल कश्मीर की आज़ादी की घोषणा करके बच सकते हो, क्योंकि उस अवस्था में विस्फोट नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें खुद चुनना है, कश्मीर चाहिए या विनाश। हम हैं गुलाम कश्मीर के आज़ाद लोग। पूरा फैक्स संदेश पढ़कर ब्लैक बॉय जब चुप हुआ तो एक बार फिर उसके सामने बैठे लोग चुप ही रह गए, जैसे बोलने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वे सभी परमाणु विस्फोट के बाद होने वाली विनाश लीला से परिचित थे। हमारा मानना है कि अगर इस फैक्स में सच्चाई नहीं होती तो इतने दावे के साथ लॉकर नंबर 555 को खोलने के लिए नहीं कहा जाता। खामोशी ब्लैक बॉय ने ही तोड़ी। निश्चित रूप से उसमें कोई ऐसी वस्तु होगी जो हमारे सभी संशय दूर कर देगी। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? नाहर ने पूछा। न इस बारे में कयास लगाया जा सकता है, ना ही कयास लगाने से कोई फ़ायदा है।
इस वक्त तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर इस संदेश में सच्चाई नहीं होती तो ऐसा कुछ न लिखा होता। सर, अशरफ बोला, परमाणु बम कोई मजाक तो है नहीं। ये एक इतनी जटिल टेक्नोलॉजी है जिसके ज्ञाता विश्व में बहुत कम है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग अर्थात न्यूक्लियर वैज्ञानिक केवल उन्हीं गिने चुने मुल्कों के पास है जिन्हें परमाणु संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। हालांकि ये एक असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी अगर ये मान भी लिया जाए कि आतंकवादियों ने किसी तरह विश्व के किसी न्यूक्लियर वैज्ञानिक की सेवाएं हासिल कर ली होंगी, तब भी परमाणु बम बनाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज की तारीख में चंद ही देशों के पास है। यूरेनियम अगर हो भी तो उसे संवर्धित किए बगैर परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता। छोटे मुल्कों के पास आज की तारीख में ना तो यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय मशीनें हैं, ना ही कोई अन्य साधन। तुम कहना क्या चाहते हो? उनके लॉकर नंबर बताने के बावजूद मुझे इस संभावना में ज़्यादा वजन नज़र आता है कि आतंकवादी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास परमाणु बम होना लगभग नामुमकिन है। हालांकि तुम्हारे तर्कों में दम है अशरफ। यकीनन इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है कि जिस बम को अपनी मुकम्मल क्षमता के बावजूद आज तक बड़े बड़े साधन संपन्न राष्ट्र नहीं बना सके, उसे आतंकवादियों ने बना लिया होगा। लेकिन ये भी मत भूलो कि आतंकवादी काफ़ी लंबे समय से ऐसे किसी हथियार को हासिल करने के प्रयास में थे। मुमकिन है उन्हें कामयाबी मिल गई हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं सर उन्होंने परमाणु बम बनाया नहीं होगा बल्कि कहीं से बना बनाया हासिल कर लिया होगा? दावे के साथ अभी हम कुछ नहीं कह रहे, केवल तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी तरह किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के भंडार से बम हासिल कर लिया हो? चीफ ठीक कह रहे, परवेज़ बोला। बम बनाने की अपेक्षा उनके लिए यही ज़्यादा आसान रहा होगा। परवेज़, तुम्हें परमाणु बम के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, अशरफ ने कहा। यह बम ऐसा नहीं है जिसे इस तरह हासिल करके उपयोग में लाया जा सके। पहली बात, जिन भी देशों के पास ये बम है उन्होंने शस्त्रागारों की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, अर्थात किसी के लिए भी उन्हें हासिल करना नामुमकिन की हद तक कठिन है। दूसरी बात, बम को सिर्फ हासिल करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। विस्फोटक अलग होता है, उसे चार्ज करने वाला डेटोनेटर अलग। उन दोनों के खास कॉम्बिनेशन के बगैर विस्फोट नहीं हो सकता, और उस कॉम्बिनेशन को कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें एक्सपर्ट न्यूक्लियर वैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि विश्व में गिने चुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बम हासिल करने के बावजूद न्यूक्लियर विशेषज्ञ के बगैर उसमें विस्फोट करना किसी भी हालत में संभव नहीं है। तुम्हारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं अशरफ, ब्लैक बॉय बोला। आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर बम होना, और अगर हो भी तो उसमें विस्फोट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमें बगैर सोचे समझे इतनी जल्दी इतना ज़्यादा नहीं घबरा जाना चाहिए कि हमारे दिमागी काम करना बंद कर दें। लेकिन ऐसा सोचकर कि आतंकवादी हमें सूखी भैरवी दे रहे, उनके पास परमाणु बम या उसमें विस्फोट करने की क्षमता नहीं हो सकती, हम लोग हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। विक्रम ने कहा, कल अगर उनके पास बम भी हुआ और सारी टेक्नोलॉजी भी हुई और उन्होंने विस्फोट कर दिया तो? हाथ पर हाथ रखकर बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अशरफ उसकी बात काट कर क्या उठा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें उतना आतंकित नहीं होना चाहिए जितना कुछ देर पहले थे। उस अवस्था में तो हम कोई एक्शन ही नहीं कर सकेंगे। जैसा कि चीफ ने पहले ही कहा, आशा बोली, इस मामले में कयास ना लगाए जा सकते हैं, ना ही लगाने का कोई फ़ायदा है। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले लॉकर खुलवाना चाहिए। देखना चाहिए कि उसमें से ऐसा क्या बरामद होता है जिसे देखने के बाद आतंकवादियों के मुताबिक हमें यकीन हो जाएगा कि उनके पास परमाणु बम ही नहीं बल्कि उसमें विस्फोट करने की क्षमता भी है। नाहर ने कहा, यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि ये फैक्स सीक्रेट सर्विस को किसने और कहाँ से भेजा है। ऐसा हम फैक्स मिलते ही कर चुके हैं। क्या पता लगा? फैक्स वाशिंगटन के एक पीसीओ से किया गया था। आपने फ़ौरन उससे संबंध स्थापित करके फैक्स करने वाले व्यक्ति के बारे में पता किया होगा? किया था। नतीजा? ब्लैक बॉय ने बहुत ही गंभीर लहजे में कहा। एक बार फिर यही इंगित करता है कि ये सब मजाक नहीं है। जी? फ़ोन पर पीसीओ वाला बहुत ही हड़बड़ाया और घबराया हुआ था, ब्लैक बॉय ने बताया। उसके मुताबिक उस वक्त उसके पीसीओ पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले वहाँ एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या? उसके मुताबिक ये आत्महत्या उसी ने की थी जिसने ये फैक्स भेजा था, ब्लैक बॉय बताता चला गया। उसने बताया कि वह एशिया मूल का एक व्यक्ति था जिसने आम कस्टमर की तरह आकर उसकी फैक्स मशीन से ये फैक्स किया। फैक्स करने के बाद उसने उस कागज़ में आग लगाई जिसका मैटर फैक्स किया था। पीसीओ वाला हैरत से उसकी इस हरकत को देखता रहा, और कागज़ के पूरी तरह जलने के बाद जो हरकत उसने की उसे देखकर तो पीसीओ वाले के होश ही फाख्ता हुआ। क्या किया उसने? नाहर ने पूछा। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला, अपनी कनपट्टी पर रखा और होंठों पर बहुत ही जीवंत मुस्कान सजाए पीसीओ वाले से बोला, गुड बाय दोस्त। और इससे पहले कि पीसीओ वाला कुछ समझ पाता उसने टिगर दबा दिया। ओह शिट, आशा के मुंह से निकला। तुम लोग पीसीओ वाले की उस वक्त की हालत की कल्पना कर सकते हो। बेचारा अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, हलक से चीख निकल गई, गिग्गी बन गई थी उसकी। कुछ करने लायक हुआ तो चीखता चिल्लाता पीसीओ से बाहर निकला।
लोग इकट्ठा हो गए। जो सुनता वही हैरान रह जाता। पुलिस आ गई। उसके बाद वही सब हुआ जो ऐसी घटनाओं के बाद होता है। मतलब ये हुआ कि फैक्स भेजने वाले ने अपने आकाओं के हुक्म पर यह सब इसलिए किया ताकि उसके माध्यम से हम आगे न बढ़ सकें। ये रास्ता वहीं का वहीं बंद हो जाए। बावजूद इसके हमने अपने वॉशिंगटन स्थित जासूसों से मरने वाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। यह घटना अगर आपने मुझे पहले बता दी होती तो मैं इतनी बहस ही नहीं करता, अशरफ बोला। इससे तो साफ है कि जो भी शुरू हुआ उसमें पूरी गंभीरता है। अब तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि उन्होंने परमाणु बम कैसे बनाया, ये उनके हाथ कहाँ से लगा, और उनके साथ कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। सर, परवेज़ ने पूछा, क्या ये पता लगा कि स्टेट बैंक की मेन ब्रांच का लॉकर नंबर 505 किसका है? उसकी लाश बरामद हो चुकी है। लाश? एक साथ सभी उछल पड़े। वह किदवई नगर की गली नंबर 5 में एक छोटे से घर का केवल एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। नाम बशीर। जो कि मेरे ख्याल से गलत होगा, विक्रम ने कहा। नाम ही नहीं, उसका पता भी गलत है। पता? किदवई नगर वाला कमरा उसने 3 महीने पहले किराए पर लिया था। मकान मालिक को उसने खुद को गांव किनापुर का रहने वाला बताया था, लेकिन किनापुर से पता लगा कि वहाँ इस नाम का कभी कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। हमारे निर्देश पर सीक्रेट सर्विस के कई जूनियर एजेंट उसका फ़ोटो लेकर किनापुर घूम आए। वहाँ के लोग उसे किसी भी नाम से नहीं जानते। वह काम क्या करता था? मकान मालिक के मुताबिक सब्जी का ठेला लगाता था। मरा कैसे? किसी को नहीं पता। आज सुबह अपने कमरे में फंदे पर लटका पाया गया था। पुलिस का अनुमान है कि उसने आत्महत्या की है। कथित बशीर की कहानी एक बार फिर साबित करती है कि ये सिलसिला मजाक नहीं है। परवेज़ क्या उठा। उनके पास मानव बमों का ज़ख़ीरा है, जिनके बेस पर वे कोई भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ लें जिसके बेस पर आगे बढ़ा जा सके। फिर भी रास्ता तो हमें निकालना ही होगा। बशीर के उसी कमरे से जिससे उसकी लाश मिली है। लॉकर की चाबी भी मिल गई है, ब्लैक बॉय ने बताया। वह चाबी इस वक्त पुलिस के कब्जे में। हमें हम बैंक अथॉरिटीज़ से भी बात कर चुके हैं। लॉकर सबकी मौजूदगी में खोला जाएगा। अशरफ और आशा यहाँ से सीधे वहीं जाएंगे और लॉकर से जो भी सामान बरामद होगा उसे लेकर सीधे यहाँ आएंगे। ओके सर, कहने के साथ ही अशरफ खड़ा हो गया। 1 मिनट, ब्लैक बॉय ने उसे बैठने का इशारा करने के साथ कहा। हमने ये मीटिंग में बहुत गंभीर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई थी, जिस पर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। सभी के चेहरों पर सवालिया निशान नजर आने लगे। मसला यह है कि इस फैक्स के बारे में सरकार को बताया जाए या नहीं, ब्लैक बॉय ने कहा। इस बारे में हम तुम सभी की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है। मैं तो कहता हूँ सर, इतना संवेदनशील है कि फ़ौरन बताया जाना चाहिए, विक्रम के समर्थन जुटाने वाले अंदाज में अपने बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहा। इस बात को छुपाए रखने से कल सीक्रेट सर्विस पर उंगलियां उठ सकती है। विक्रम ठीक कह रहा है, परवेज बोला। मेरे ख्याल से तो ये बात गृह मंत्रालय तक भी सीमित नहीं रहनी चाहिए, सीधी प्रधानमंत्री की नॉलेज में लाई जानी चाहिए। अशरफ ने कहा। मेरी राय ज़रा अलग है। सबने उसकी तरफ देखा। अगर ये मामला सीरियस है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है, तो सारे किस्से को सरकार की नॉलेज में लाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन अभी ही ये करना शायद जल्दबाजी होगी। आप समझ सकते हैं चीफ, की बात सीक्रेट सर्विस से बाहर निकलते ही पैनिक फैलना शुरू हो जाएगा। मेरी राय है कि सरकार को इस बारे में लॉकर खुलने के बाद बताया जाना चाहिए, तब जबकि हमें इस बात के पूरे पूरे सबूत मिल जाए कि वाकई राजनगर में कोई परमाणु बम छिपाया गया है। हमने खुद भी यही सोचा था, ब्लैक बॉय ने कहा। विक्रम बोला। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लॉकर का सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद हमारे सामने होगा। ओके, कहने के बाद ब्लैक बॉय उठने ही वाला था कि सर, आशा ने हिचकते हुए पूछा, क्या आपने इस बारे में विजय विकास से बात की? उसी वक्त से कोशिश कर रहे हैं जब से फैक्स मिला है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। उनके ट्रांसमीटर्स पर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे दुनिया में कहीं उनका अस्तित्व ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अशरफ ने कहा। विजय ने खुद मुझसे बात की थी। उस वक्त वह उस किले पर था जहाँ से बाद में उन्होंने ठाकुर साहब को बरामद किया। वहाँ घटी सारी घटना बताई थी उसने। नुसरत तुगलक को तलाश करने के लिए भी कहा था, जिन्हें हम अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद तलाश नहीं कर सके। जानना चाहता था कि शहजाद पठान कहाँ है। पता लगाकर कुछ देर बाद मैंने बताया कि वह पाकिस्तान में ही है। उस वक्त विजय ने कहा था कि वह अल्फांसे के साथ भारत पाक सीमा पर जा रहे हैं, क्योंकि अल्फांसे का मिशन भी वहाँ स्थापित होने वाले अमेरिकी अड्डों को ध्वस्त करना है। इस काम के अफगान सरकार से उसे 2 करोड़ मिलने वाले, लेकिन अब दोनों में से कोई भी ट्रांसमीटर अटेंड नहीं कर रहा है, ब्लैक बॉय ने कहा। इसका मतलब इस वक्त वे दोनों ही किसी संकट में फंसे हुए हैं। अगला दृश्य। ये मैं क्या देख रहा हूँ क्राइम अंकल? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हैरत से सराबोर विकास चीखता चला गया। मैं अपनी इन आँखों को फोड़ लेना चाहता हूँ। अपने कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम वही देख और सुन रहे हो विकास, जो तुम्हारे सामने घट रहा है। बगैर ज़रा भी लोच खाए अल्फान से अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहता चला गया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ होने के बावजूद लोग बार बार धोखा क्यों खा जाते हैं। कहने के साथ उसने व्यंग भरी खास नज़रों से विजय की तरफ देखा था। क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ।
शायद इस बात को अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि 2 करोड़ मुझे अफगान सरकार से नहीं बल्कि पठान साहब से मिलने हैं। वाकई लूमड़, विजय गंभीर स्वर में कह उठा। वाकई मैंने इस बार तुमसे करारा धोखा खाया। ऐसा शायद इसलिए हो गया क्योंकि मैं इस भ्रम में फंस गया था कि मुझे और पंडे मियाँ से भले ही तुम्हें कोई लगाव ना हो, लेकिन दिलजले से थोड़ी बहुत मोहब्बत ज़रूर करते होगे, जिसका कि तुम समय समय पर दम भी भरते रहते हो। सोचा कम से कम इसे तुम किसी जल्लाद के हवाले नहीं करोगे। पूछो मिस्टर पठान से, उसने नज़ीर एलिस की तरफ इशारा करने के साथ कहा। मैंने इनका ये काम इस शर्त पर किया है कि ये तुम तीनों में से किसी को मारेंगे नहीं। हालांकि ये भी मेरे उसूलों के खिलाफ था। मुझे क्या मतलब कि मेरा क्लाइंट किसके साथ क्या सलूक करता है। फिर भी मैंने ये शर्त रखी तो महज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस लड़के के लिए कुछ है। खाक भी नहीं है गुरु, आपके दिल में मेरे लिए खाक भी नहीं है। लड़का बिफर पड़ा। अगर कुछ होता तो आप मुझे इतना ज़बरदस्त धोखा न देते, यहाँ लाकर इस तरह न फंसा देते। अल्फांसे के दिल में किसके लिए क्या है ये अलग बात है लड़के, और ये बात बिल्कुल अलग ही कि मेरा प्रोफेशन क्या है। मैं बोला, तुम अपने देश के लिए काम करते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मुझे अपने देश के खिलाफ काम करता पाओगे तो कभी माफ़ नहीं करोगे। सारे संबंधों सारी मोहब्बत को ताक पर रख दोगे, और वही करोगे जो तुम्हारे मुल्क के हक में होगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोलो, कहो कि मैंने गलत कहा है। बिल्कुल गलत नहीं कहा। तो फिर मैं कहाँ से गलत हो गया? 2 करोड़ की रकम कम नहीं होती बेटे, वो भी उस काम के लिए जो कम से कम मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान था। तुमने देख ही लिया कितनी आसानी से यहाँ ले आया मैं तुम्हें। हाँ, किसी और के लिए ये काम शायद नामुमकिन था, इसलिए पठान साहब ने मुझे 2 करोड़ दिए। आपने अपने बच्चे के साथ विश्वासघात किया है गुरु। विकास दहाड़ता चला गया। मेरे विश्वास की पीठ पर खंजर भौंका है आपने। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मौका लगते ही आपको बताऊंगा कि विकास क्या चीज़ है। मैं प्रेयर करूंगा कि तुम लोग यहाँ से निकल सको। अल्फांसी की मुस्कान और जहरीली उठी थी। एक बार फिर उसने विजय की तरफ देखा, बोला, याद है जासूस प्यारे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तुमने भी मुझे कैद किया था, इस दावे के साथ कि मैं उस कैद से नहीं निकल सकूंगा। तुम मेरे द्वारा हमेशा किए जाने वाले इस दावे की हवा निकालना चाहते थे कि दुनिया की किसी कैद में मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कैद नहीं किया जा सकता। मेरे दावे की तो हवा नहीं निकाल सके तुम। उल्टे उस कैद से फरार होकर मैंने ही तुम्हारे दावे की हवा निकाल दी थी। पढ़ें वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास फंस गया अल्फान से, जो कि जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पे अपलोड किया जाएगा। उसी का जवाब है ये। अब मैंने तुम्हें जिस कैद में लाकर पटका है, कुव्वत है तो इससे निकल कर दिखाना। नहीं निकल सकेंगे मिस्टर अल्फांसे। कम से कम उस वक्त तक तो नहीं निकल सकेंगे जब तक मैं ही नहीं चाहूँगा। चहलकदमी करता नज़ीर एलिस कह उठा। अगर ऐसे ही किसी कैद में रखना होता जिससे ये निकल सकें तो किले वाली कैद ही कौन सी बुरी थी। एक तरफ मैंने नुसरत तुगलक को इन्हें हिंदुस्तान में ही रोके रखने का मिशन सौंपा, दूसरी तरफ तुम्हें इन्हें यहाँ लाने का, क्योंकि अच्छी तरह जान चुका था कि ये उनके वश में आने वाला खिलाड़ी नहीं है। वही हुआ, ये तुम्हारी मदद के बगैर उनकी कैद से निकल गए थे। एक बात पूछूं जनरल साहब, डेनमार्क ने कहा। तुम भी पूछो। किसी भी स्टेज पर भला आप क्यों चाहेंगे कि ये लोग इस कैद से निकलें? ये बात समझ में नहीं आई। नज़ीर एलिस के काले होठों पर बहुत ही जहरीली मुस्कान हो, बोला, अभी तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो मिस्टर डेनमार्क। मुझे बड़े बड़े अजीब खेल खेलने का शौक़ है। अगर मुझे इन्हें अपनी कैद में डालकर मारना ही होता तो मिस्टर अल्फांसी से इन्हें जीवित रखने का वादा नहीं करता, बल्कि कहता कि रकम चाहे 10 करोड़ ले लो, लेकिन ये शर्त मत अड़ाओ। और मैं जानता हूँ कि अंततः इन्हें मेरी ये बात माननी पड़ती। प्रोफेशनल आदमी जो ठहरे। कैद तो मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि नुसरत तुगलक ने कहा था कि इनके खुले रहते मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता, और बाद में खुद मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। अब मैं इन्हें कैद में रखकर अपनी कामयाबी दिखाऊंगा, और जब वो हो चुकेगा जो मेरा लक्ष्य है तो इन्हें छोड़ दूंगा। इस चैलेंज के साथ छोड़ दूंगा कि इनमें कुव्वत है तो मुझसे बदला लेकर दिखाएं। तब आएगा खेल का मज़ा। अपने हर एक दुश्मन को इसी तरह खिला खिलाकर मारना मेरा बहुत पुराना शौक़ है। क्या करूँ, इस चस्के को छोड़ नहीं पाता। यह बात इसने बिल्कुल ठीक कही मिस्टर अल्फांस से। एकाएक काफ़ी देर से खामोश खड़ा केशव पंडित बोला, हम चंद लोगों के अलावा इस शख्स को अभी ठीक से कोई नहीं जानता, आप भी नहीं। यह शहजाद पठान से भी आगे बहुत कुछ है। तुम ही देखना मिस्टर केशव पंडित। नज़ीर एलिस ने अपनी आंखें उस पर जमा दी। सबसे ज़्यादा गहराई से तो मुझे तुम्हें ही नापना है, क्योंकि जितना हल्कान मुझे तुमने किया है उतना हल्कान पहले कोई नहीं कर सका। वाकई तुम गज़ब की चीज़ हो। अभी तुम भी नहीं जानते कि मैं कितनी गजब की चीज़ हूँ। केशव पंडित ने कितनी शब्द पर जोर दिया। वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ कि मैं सिकंदर अल्ताफ़ और उनकी टीम नहीं हूँ। नज़ीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अल्फांसे ने कहा, अब मुझे यहाँ रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर पठान। इजाज़त चाहूँगा। जो 2 करोड़ कमाए उनसे ऐश भी तो लेनी है। कहने के साथ उसने एक बार फिर विजय की तरफ उसे जलाकर राख कर देने वाली मुस्कान उछाली थी। चलते हैं मिस्टर अल्फांसे। तुमने देखा ही
देखा ही कि यहाँ आने जाने के लिए सिर्फ डिस्टर डेनमार्क की कार ही कारगर, इसलिए हम सब यानी जिन्हें यहाँ से जाना है साथ ही चलेंगे। इन्हें ज़रा कैद तो। अगर आप मुझे 50 लाख, केवल 50 लाख और देने का वादा करें तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं आई। और अगर वह चूक हो गई तो भले ही आप इन्हें चाहे जिस कैद में डाल देना, ये पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। अगर वह बात इनके पास मौजूद ट्रांसमीटर्स के अलावा किसी और से संबंधित है तो मैं तुम्हें यकीनन 50 लाख दूंगा, नज़ीर एलिस ने कहा, क्योंकि उन्हें तो मैं इनसे लेने ही वाला हूँ। धत, अल्फांसे ने अपने माथे पर हाथ मारा। आपकी इस समझदारी के कारण मुझे 50 लाख का नुकसान हो गया। तो चलिए दोस्तों, फिरंगी के इस भाग को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।